1 महीना पहले पूरी दुनिया में अचानक खौफनाक अलौकिक घटनाएं यानी रूल्स बेस्ड डोमेन आने लगे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इंसानों ने अपनी जगह वापस पाने और इन खतरनाक अनोमली को सुलझाने के लिए अनोमली सॉल्विंग ब्यूरो बनाया। मैं भी इसी ब्यूरो का हिस्सा बना जब मेरे अंदर एक खास ताकत जागी थी। आज मैं सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के सामने खड़ा था। बाहर से ही यह जगह बेहद खौफनाक लग रही थी। मैंने तुरंत इस डोमेन की जांच की। यह एक एस रैंक डोमेन था। इसका खतरा मामूली नहीं था। शारीरिक नुकसान, दिमागी जहर और वजूद तक को मिटा देने वाली ताकत। मेरे साथ मेरी सिस्टम साथी भी थी। मैंने खुद से कहा, ब्यूरो का पहला नियम याद रखो, चाहे कितना भी खतरनाक डोमेन क्यों न हो, डरना नहीं है, सीधे सामना करना है। तभी चारों तरफ का रास्ता बंद हो गया। वही पुराना स्पेस लॉक का खेल। मैं स्कूल के अंदर दाखिल हो चुका था। मैंने सिस्टम से कहा, अरे यार, अब तो मैं अंदर आ गया हूँ, क्या मेरी एबिलिटी अनलॉक नहीं करेगी? तभी सिस्टम की आवाज आई, आप इस स्कूल के छात्र नहीं हैं। जब तक अनोमली का नियम ट्रिगर नहीं होता तब तक एबिलिटी शुरू नहीं हो सकती। इतना कहकर सिस्टम बिल्कुल खामोश हो गया। चलो, कम से कम अभी कोई सीधा खतरा नहीं दिख रहा, मैंने सोचा। पर अचानक मुझे बहुत तेज नींद आने लगी, सिर भारी होने लगा और आंखें बंद होने लगी। जब आंख खुली तो मैं एक क्लासरूम में बैठा था। अरे, मेरे सारे हथियार और सामान गायब हो चुके थे। यानी अब जो भी करना था मुझे अपने दम पर ही करना था। सामने टीचर हाजिरी ले रही थी। रोल नंबर 16 वांग मिंग उपस्थित। रोल नंबर 17 ली फेंग उपस्थित। रोल नंबर 31 झांग युआन उपस्थित। टीचर मुस्कुराई और बोली, बहुत बढ़िया, क्लास के सभी 30 बच्चे मौजूद हैं। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, 30 बच्चे, लेकिन हाजिरी तो 31 नंबर तक गई थी। फिर 30 कैसे हुए? तभी मेरी नजर क्लासरूम के बोर्ड पर लिखे नियमों पर पड़ी। उसमें साफ लिखा था, सभी नियमों में से सिर्फ एक नियम गलत है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। अगर हाजिरी 31 तक गई है तो क्लास में 30 बच्चे कैसे हो सकते हैं? खेल शुरू हो चुका था। अभी मैं उस रोल नंबर और 30-31 बच्चों के चक्कर में उलझा ही हुआ था कि अचानक मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, मेजबान, आप अनोमली डोमेन में दाखिल हो चुके हैं। क्या आप अपना टैलेंट अनलॉक करना चाहते हैं? मैं मन ही मन खुश हो गया। अरे सिस्टम सिस्टर, तुम आखिरकार जाग ही गई। हाँ भाई, जल्दी निकालो मेरा टैलेंट। अगले ही पल सिस्टम का मैसेज चमका, बधाई हो, आपको मिला है एस रैंक टैलेंट आई ऑफ ट्रुथ, यानी सच की आंख। इसका लेवल 1 था। सिस्टम ने समझाया कि जब भी मुझे किसी नियम या बात में कोई गड़बड़ी या विरोधाभास दिखेगा, मैं सच का पता लगाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं इसे दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। वाह यार, यह तो बिल्कुल गेम में चीट कोड की तरह था। तभी मेरी नजर बोर्ड पर लिखे नियमों के अगले हिस्से पर पड़ी। वहाँ लिखा था कि अगर कहीं भी सभी शब्द दिखे तो समझ जाना कि एक से ज्यादा नियम झूठे हो सकते हैं, यहाँ तक कि यह नियम खुद भी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह तो सच में दिमाग का दही करने वाला खेल है। तभी क्लास का मॉनिटर मेरे डेस्क के पास आया और ठंडे स्वर में बोला, झांग युआन, टीचर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रही हैं, अभी मेरे साथ चलो। उसके ऐसा कहते ही मेरे कान खड़े हो गए। मामला तुरंत गड़बड़ लगा। नियमों के मुताबिक अकेले आए मॉनिटर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रूम टीचर तो सामने स्टेज पर खड़ी थी। अगर टीचर सामने ही खड़ी है तो यह मॉनिटर मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है कि मुझे ऑफिस बुलाया गया है? यह तो सीधा सीधा जाल था। मॉनिटर ने मुझे घूरते हुए कहा, झांग युआन, अब किसका इंतजार कर रहे हो? चला। मुझे लगा कि सीधे मना करने से खतरा बढ़ सकता है, इसलिए मैंने एक दांव खेलने का फैसला किया। मैंने सीधे स्टेज पर खड़ी टीचर की तरफ देखकर जोर से कहा, टीचर, मॉनिटर कह रहा है कि आपने मुझे ऑफिस में बुलाया है। टीचर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तभी मॉनिटर ने बात संभालते हुए कहा, टीचर, शायद नए स्टूडेंट को पता नहीं है, एडमिशन के पहले दिन नए ट्रांसफर स्टूडेंट के कागजात ऑफिस में जमा होते हैं। आपने ही तो मुझे इसे लाने को कहा था। टीचर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मॉनिटर सही कह रहा है। झांग युआन, तुम्हें अपनी कागजी कार्रवाई के लिए ऑफिस जाना ही होगा। मैं बौनचक्का रह गया। क्या? लेकिन नियम नंबर 3 तो कुछ और ही कह रहा था। यहाँ बात पूरी तरह से आपस में टकरा रही थी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की चेतावनी गूंजी, विरोधाभास पकड़ा गया है। क्या आप आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करके नियम नंबर 3 की जांच करना चाहते हैं? मैंने बिना एक पल कमाए फैसला कर लिया, हाँ, इसी वक्त नियम नंबर 3 को सच की आंख से सुधारो। मैंने अपनी आई ऑफ ट्रुथ एबिलिटी का इस्तेमाल करके नियम नंबर 3 की जांच की। नियम नंबर 3 के मुताबिक अगर मॉनिटर अकेले आकर टीचर का कोई आदेश दे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक यह पक्का न हो जाए कि आदेश सच में टीचर का ही था। जांच का नतीजा सामने आया। इस बार टीचर ने सच में ही मॉनिटर के जरिए संदेश भेजा था, यानी मॉनिटर झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने राहत की सांस ली और सोचा, अरे यार, लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया था। यह नियम तो बिल्कुल सही है। मॉनिटर ने मुझसे कहा, अब ज्यादा देर मत करो, तुम यहीं रुककर टीचर का इंतजार करो, मुझे दूसरा काम है तो मैं जाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है मॉनिटर,
बहुत बहुत शुक्रिया। मॉनिटर के जाने के बाद मेरी नजर ऑफिस की मेज पर रखी ट्रांसफर स्टूडेंट्स की फाइल पर पड़ी। मैंने फाइल खोली और पन्ने पलटने लगा, पर तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, यहाँ तो 2 फाइलें हैं। क्या मेरे अलावा इस क्लास में कोई और भी नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है? तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने छुपा हुआ सुराग ढूंढ निकाला है। आपका टैलेंट अब लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है। अब आपको रोज 2 बार नियम जांचने और सुधारने का मौका मिलेगा। वाह भाई, किस्मत सच में मेरा साथ दे रही थी। मैंने फाइल पर लिखा नाम पढ़ा, डिनले। डिनले? यह डिनले कौन है? मैंने मन ही मन सोचा। तभी पीछे से ठंडी और खौफनाक आवाज आई, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? दूसरों की फाइलें चुपके से टटोलना तुम बहुत गंदे बच्चे हो। मेरी सांसें अटक गईं। पीछे मुड़कर देखा तो होमरूम टीचर खड़ी थी। उसकी नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई थी। मैंने तुरंत अपनी घबराहट पर काबू पाया और बात संभालते हुए कहा, टीचर, मैं तो बस अपनी खुद की फाइल देख रहा था। उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? वैसे मुझे इसमें डिनले नाम के एक ट्रांसफर स्टूडेंट की फाइल भी दिखी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। टीचर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने रूखे स्वर में कहा, डिनली, वो तो कल ही यहाँ से ट्रांसफर होकर जा चुका है। यकीन न हो तो रजिस्टर चेक कर लो। अब इस क्लास में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है। कल ही ट्रांसफर हो गया। इतना बड़ा इत्तेफाक। मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। तभी सिस्टम ने मुझसे पूछा, विरोधाभास महसूस हो रहा है, क्या नियम नंबर 2 की जांच करना चाहते हैं? मैंने मन ही मन तुरंत कहा, हाँ, अभी जांच करो। अगले ही पल सिस्टम ने खुलासा किया, नियम नंबर 2, जिसमें कहा गया था कि क्लास में मेरे अलावा कोई दूसरा ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है, वो पूरी तरह गलत और झूठा था। मेरे होश उड़ गए। यानी मेरी होमरूम टीचर मुझसे सच छिपा रही थी। यह औरत बहुत बड़ा खेल खेल रही थी। टीचर ने मुझे मेरी फाइल थमाते हुए सख्त लहजे में कहा, आगे से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। अपनी फाइल पक्की करो और क्लास में वापस जाओ। सुबह की क्लास खत्म होने वाली है। मैंने अपनी फाइल ली और चुपचाप बाहर निकल आया। चलो, कम से कम आज के लिए मेरे पास अभी भी नियम सुधारने का एक मौका बचा है। मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा। टीचर के ऑफिस से निकलने के बाद मैं सोचने लगा कि अपनी एबिलिटी का बचा हुआ मौका कहाँ इस्तेमाल करूं। नियम नंबर 2 और 3 तो पहले ही जांचे जा चुके थे। नियम 1 और 4 की अभी तुरंत जरूरत नहीं थी। मैंने सिस्टम से कहा, सिस्टम सिस्टर, नियम नंबर 5 की जांच करो। नियम नंबर 5 में लिखा था, अपने अलावा किसी और इंसान पर भरोसा मत करो। अगले ही पल सिस्टम का मैसेज चमका, यह नियम पूरी तरह से झूठा है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यानी मैं दूसरों पर भरोसा कर सकता था, लेकिन अब सवाल यह था कि इस खौफनाक जगह पर आखिर भरोसा करूं तो किस पर? मैं चुपचाप वापस क्लासरूम में आकर बैठ गया। सामने मैथ्स वाले सर पढ़ा रहे थे, बच्चों अपनी किताबें पेज नंबर 48 पर निकालो। तभी मुझे समझ आया कि सिर्फ होमरूम टीचर ही नहीं, बल्कि मैथ्स वाले सर भी उसके मिले हुए हो सकते हैं। क्लास का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। तभी अचानक मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी। वो क्लास में चुपके से पर्ची बढ़ा रहा था और फिर अगले ही पल वो गायब हो गया। वो मारा गया। इतनी बेरहमी से मारा गया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद लंच का वक्त हुआ और हम सब कैंटीन पहुंचे। सामने जो खाना परोसा गया था वो अजीब और खून से लथपथ कच्चा मांस लग रहा था। एक स्टूडेंट ने घबराकर वो मांस खा लिया और देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो तड़पने लगा। मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा था कि डोमेन का खाना खाने लायक होगा, पर यह तो सीधा सीधा जहर और प्रदूषण था। नियम कहता था कि खाना पूरा खत्म करना है, पर दूसरा नियम यह भी था कि खाना बर्बाद नहीं करना। अगर मैं यह खौफनाक मांस न खाऊं तो क्या इसे बर्बादी माना जाएगा? क्या यह इंसानों के खाने की चीज है भी? तभी वो तड़पता हुआ स्टूडेंट दर्द के मारे जोर से चिल्ला पड़ा, बचाओ। पर कैंटीन का नियम था, खाने के दौरान शोर मचाना मना है। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया और आगे बढ़कर कैंटीन सुपरवाइजर के सामने रिपोर्ट की, सर, खाना खराब है और यह स्टूडेंट अजीब हरकत कर रहा है। सुपरवाइजर ने तुरंत उस स्टूडेंट और खाने को अपने कब्जे में ले लिया। असामान्य खाना और असामान्य छात्र, इसे रिसाइकिल किया जाता है, इसे बर्बादी नहीं माना जाएगा। यह देखकर मुझे समझ आया कि यहाँ ज्यादातर बच्चे मेरी तरह ही इस डोमेन में फंसे हुए आम इंसान हैं। रात हुई तो मैं अपने हॉस्टल के कमरा नंबर 414 में पहुंचा। कमरे का नियम साफ था, एक कमरे में सिर्फ 3 ही लोग रह सकते हैं। लेकिन जब मैंने कमरे में गिनती की तो मेरे पसीने छूट गए। कमरे में 3 नहीं बल्कि हम 4 लोग मौजूद थे। चौथा इंसान कौन था? तभी मेरी नजर दीवार पर लगे बड़े से शीशे पर पड़ी। मैंने शीशे में ध्यान से देखा और मेरी सांसें थम गईं। कमरे में 4 लोग खड़े थे, लेकिन शीशे में सिर्फ 3 ही लोगों की परछाई दिख रही थी। यानी हम चारों में से एक इंसान सच में इंसान नहीं बल्कि कोई खौफनाक साया था। तभी उनमें से एक लड़का उठा और गेट की तरफ जाने लगा। वो रात में बाहर निकलने का नियम तोड़ने वाला था। दूसरा लड़का डर के मारे चिल्लाया, रुक जा, बाहर मत खोल, वो तुझे बहका रहा है। मैंने सबको शांत रहने को कहा और चिल्लाकर चेताया, रुको, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। शीशे में देखो, हम 4 हैं पर परछाई सिर्फ 3 की है। हमारे बीच में जो चौथा खड़ा है वो इंसान नहीं है। क्या तुम लोगों ने बाहर से आती उस खौफनाक दस्तक को
नहीं सुन। उस खौफनाक साय को पहचानते ही मैंने तुरंत कदम उठाया और उस नकली सदस्य को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली, पर तभी मुझे एक अजीब बात समझ आई। अरे यार, वो भूत तो बगल की कक्षा 3-3 का था, यानी हमारी क्लास 3-2 में जो 31वां गायब छात्र है, उसका इस भूत से कोई लेना देना ही नहीं था। वो गायब छात्र अभी भी रहस्य बना हुआ था। कमरे के दोनों लड़के डर से कांप रहे थे। उन्होंने हांफते हुए कहा, झांग युआन, अगर आज तुम न होते तो हम दोनों मारे जाते। मैंने उन्हें शांत कराया। हॉस्टल का नियम नंबर 1 बिल्कुल सच था। एक कमरे में सिर्फ 3 ही लोग रह सकते हैं। अब कमरे से वो भूत निकल चुका था और हम ठीक 3 लोग बचे थे, यानी आज की रात हम सुरक्षित थे। तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने हॉस्टल के भूत को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया है। आपको इनाम के तौर पर मिली है छत की चाबी। इससे आप छत का दरवाजा खोल सकते हैं। साथ ही आपकी एबिलिटी के 2 मौके नए दिन के लिए रिफ्रेश कर दिए गए हैं। चाबी हाथ में आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह चाबी आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। अगली सुबह जब हम क्लासरूम पहुंचे तो वहां का माहौल बदला हुआ था। बोर्ड पर नियम अपडेट हो चुके थे। तभी क्लास का एक लड़का वांग मिंग घबराकर चिल्लाने लगा, मैंने जाकर होमरूम टीचर को रिपोर्ट करूंगा। मैंने तुरंत दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे रुका। पागल हो गए हो क्या? होमरूम टीचर पर बिल्कुल भरोसा मत करना। नियम नंबर 2 एक जाल हो सकता है। मुझे पहले ही सबूत मिल चुके हैं कि उस टीचर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसके पास जाना अपनी मौत को दावत देना है। वांग मिन बुरी तरह डर गया। वो आ गए। वो पीछे खड़ी है। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, क्लास शुरू हो चुकी है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी धड़कनें तेज हो गई, पर मैंने तुरंत बात संभाली और कहा, टीचर, हम बस क्लास की सफाई कर रहे थे ताकि ब्लैक बोर्ड और पोडियम साफ रहे। टीचर ने हमें घूरा और बोली, बहुत बढ़िया, अब अपनी सीटों पर जाकर बैठो। टीचर के जाने के बाद मैं गहराई से सोचने लगा, ली फेन की मौत के पीछे जरूर इस टीचर का हाथ था। और कल जिस मैथ्स वाले सर चेन जिकियान ने ली फेन पर हमला किया था, वो भी जरूर इस टीचर का मददगार होगा। अगर मैथ्स टीचर इस पूरे खेल में शामिल है तो जरूर उसके पास से कोई न कोई सुराग मिलेगा। मौका मिलते ही मैंने मैथ्स टीचर चेन जिकियान की मेज की तलाशी ली। वहाँ मुझे कागजों का एक पुराना पुलिंदा मिला। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, आपको मिला है छात्रों की दिमागी जांच की फाइल। यह फाइल आपको सच का सुराग भी दे सकती है या फिर आपको सीधे तबाही की गहराई में धकेल सकती है। फाइल का नाम पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खेल अब और भी खतरनाक मोड़ ले रहा था। मैथ्स टीचर की मेज से मिली उस दिमागी जांच वाली फाइल को जब मैंने खोला तो मेरे होश उड़ गए। फाइल में ली फेन के नाम के आगे साफ लिखा था, ली फेन ने बार बार अनोमली का सच बाहर लाने की कोशिश की और नियम तोड़े, इसलिए उसे अब निपटा दिया गया है। और जब मैंने डीन ले के नाम का पन्ना देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ लिखा था, डीन ले शीशे की दुनिया यानी मिरर वर्ल्ड में है। वो कोई स्कूल छोड़कर नहीं गया था। तभी सिस्टम ने डोमेन का सबसे बड़ा राज समझाया। जब भी क्लास के बच्चों की असली गिनती और लोगों के दिमाग में मौजूद बच्चों की संख्या में फर्क होता है तो अनोमली का खौफनाक साया हावी होने लगता है और सब पर दिमागी जहर फैलने लगता है। इस खतरे को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, शीशे के अंदर फंसे इंसान यानी मिरर पर्सन को ढूंढकर उसे उसकी असली जगह वापस लाना। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे यार, यानी मिरर पर्सन कोई भूत या अनोमली नहीं है, बल्कि वो तो हमारी दुनिया का ही एक असली छात्र है जिसे खींचकर शीशे की दुनिया में कैद कर दिया गया है। अब मुझे पूरा खेल समझ आ गया। हमारी क्लास में सच में 31 बच्चे ही थे, बस फर्क यह था कि 30 बच्चे बाहर क्लास में थे और 31वां बच्चा डिनले शीशे के पार कैद था। इसी वजह से क्लास का नियम नंबर 1 पूरी तरह गलत था, जिसमें लिखा था कि क्लास में सिर्फ 30 बच्चे हैं। तभी सिस्टम सिस्टर ने चहकते हुए कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, नियम नंबर 1, 2 और 5 तीनों के तीनों झूठे निकले। उल्टा जो 2 नियम सबसे ज्यादा शक पैदा कर रहे थे वही सही निकले। मेरी जासूसी खोपड़ी के बिना तो तुम जाने कितनी बार मारे जा चुके होते। मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हाँ, होम रूम टीचर से बचकर रहना। चाबी मेरे हाथ में आते ही मैंने मन ही मन सोचा, क्या सच में पुरानी आर्काइव रूम में सारे राज छिपे हैं? तभी मेरे कानों में सिस्टम की गंभीर आवाज गूंजी, नया मिशन ट्रिगर हुआ है, मिरर पर्सन को वापस लाओ। आपका लक्ष्य आज का समय खत्म होने से पहले डिन ले को ढूंढकर उसे असली दुनिया में वापस लाना है। मिशन पूरा होने पर खास इनाम मिलेगा, लेकिन अगर मिशन नाकाम हुआ तो मुझे नया मेजबान ढूंढना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 8 घंटे का वक्त बचा है। समय तेजी से बीत रहा था। देखते ही देखते अब 7 घंटे से भी कम समय बचा था। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर डिन ले को शीशे से बाहर लाना था तो मुझे खुद शीशे के पार जाना ही था। मैंने गहरी सांस ली और क्लासरूम के पिछले हिस्से में लगे विशाल शीशे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैंने शीशे की सतह को छुआ, मेरा शरीर तरल पानी की तरह शीशे के पार चला गया। अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ अजीब सी धुंध फैली हुई थी। मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था और सामने वही होमरूम टीचर हाजिरी ले रही थी। लीना उपस्थित, वाघा उपस्थित, डिंगले, क्या डिंगले नहीं आया? तभी मेरी नजर अपनी मेज पर रखी किताबों पर पड़ी। अरे, किताबों पर डिंगले का नाम लिखा था। क्या टीचर मुझे पुकार रही थी? टीचर ने फिर सख्त
आवाज में कहा, डिनले। मैंने तुरंत हाथ उठाया। टीचर। उपस्थित टीचर ने मुझे घूरते हुए कहा, अगली बार से जल्दी हाथ उठाया करो। असली डिनले को मिलाकर क्लास में कुल 30 लोग हैं। डिनले, बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। मैंने कहा, जी टीचर, और चुपचाप बैठ गया। पर जैसे ही मैंने खिड़की के शीशे में अपनी शक्ल देखी, मेरे होश उड़ गए। शीशे में दिखा चेहरा मेरा नहीं बल्कि डिनले का था। इस शीशे की दुनिया में दाखिल होते ही मेरी पहचान डिनले से बदल चुकी थी। तभी सिस्टम की चेतावनी आई, सुराग कम है, फिलहाल जानकारी नहीं दी जा सकती। धत तेरे की, यह सिस्टम भी सही वक्त पर हाथ खड़े कर देता है, मैंने खींचते हुए सोचा। पर तभी मेरी नजर क्लास के एक दूसरे कोने पर पड़ी। वहाँ एक लड़का बैठा था, पर वो असली डिनले नहीं था। वो डिनले का रूप धरकर बैठा कोई नकली साया था। और सबसे खौफनाक बात, उस नकली साये ने मुझे देख लिया था। उसकी लाल आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। तभी सिस्टम का लाल सिग्नल चमका, चेतावनी, उस साये की नजर आप पर पड़ चुकी है, जल्दी कुछ करो। तभी मेरे पास बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, डिनले तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा अचानक कितना पीला क्यों पड़ गया? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रे यह तो ली फेंग थी। मेरे होश उड़ गए। ली फेंग तो असली दुनिया में मारी जा चुकी थी, फिर वो यहाँ जिंदा कैसे घूम रही थी? तभी सिस्टम का मैसेज चमका, सुराग अधूरे हैं, जल्द से जल्द और जानकारी इकट्ठा करें। अरे यार, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने मन ही मन सोचा, अब मुझे क्लास खत्म होने का इंतजार करना था ताकि मैं ऑफिस जाकर ट्रांसफर स्टूडेंट्स की फाइल ढूंढ सकूं और डिनले का सच जान सकूं। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं छुपते छुपाते टीचर के ऑफिस में पहुंचा। मेज खंगालने पर मुझे शीशे की दुनिया वाले ट्रांसफर स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल गई। पर अजीब बात यह थी कि उस लिस्ट में सिर्फ डिनले का नाम लिखा था। मैंने सोचा, अगर यहाँ सिर्फ डिनले का नाम है तो मेरा क्या? तभी मेरी नजर वहाँ रखे कैलेंडर पर पड़ी। तारीख लिखी थी 28 नवंबर। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या 28 नवंबर? यह कैसे हो सकता है? असली दुनिया में तो आज 4 दिसंबर है। तभी सिस्टम ने पूछा, विरोधाभास पकड़ा गया है, क्या सच की आंख का इस्तेमाल करके जांच करना चाहते हैं? मैंने तुरंत कहा, हाँ अभी इस्तेमाल करो। क्या इसे अगले साल के लिए बचा कर रखूं? सिस्टम ने तुरंत पुष्टि की, यह सच था। समय की रेखा पीछे जा चुकी थी। आज सच में 28 नवंबर ही था। मेरे दिमाग की बत्ती जली। तो यह बात है, मैं वक्त में पीछे आ चुका हूँ और यह डिनले की पुरानी यादों वाली दुनिया है। इसी वजह से मैं डिनले की जगह पर आ गया हूँ और इसी वजह से ली फेंग यहाँ जिंदा है। अब मेरा अगला कदम पुरानी आर्काइव रूम में जाना था, क्योंकि अगर इस स्कूल का कोई गहरा राज था तो वो वही मिल सकता था। पर परेशानी यह थी कि मुझे रास्ते का कुछ पता नहीं था। तभी पीछे से ली फेंग आई और घबराकर बोली, डिनले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर होमरूम टीचर ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। मुझे देखकर राहत मिली। ली फेंग तुम सही वक्त पर आई हो। ली फेंग ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए कहा, बात क्या है? पहले ही बता दूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे घर पास पास हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान जाऊंगी। उसके यह कहते ही मुझे समझ आ गया, अच्छा तो डिनले और ली फेंग बचपन के दोस्त हैं, तभी दोनों के बीच इतनी पुरानी पहचान है। ली फेंग ने मुझे चेतावनी दी थी, इसलिए मैंने तुरंत उससे पूछा, ली फेंग क्या तुम मुझे पुरानी आर्काइव रूम तक ले जा सकती हो? ली फेंग चौंक कर बोली, पुरानी आर्काइव रूम? वो जगह तो सालों से बंद पड़ी है, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने बात घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई से जुड़ा पुराना सामान देखना है। हम दोनों कॉरिडोर में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक माहौल भारी हो गया। ठंडी हवा बहने लगी। मैंने चौकन्ना होकर कहा, कुछ गड़बड़ है? वो आ गए। तभी कॉरिडोर के अंधेरे से एक खौफनाक छाया उभरी। उसके हाथ में धारदार चाकू था और वो डरावनी आवाज में चिल्लाने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वापस जाओ, वापस जाओ। उसकी आवाज सीधे कानों में चुभ रही थी, जैसे दिमाग में जहर घोल रही हो। मैंने तुरंत ली फेंग से कहा, अपने कान बंद कर लो, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना, यह सब सिर्फ एक छलावा है। मुझे नियम नंबर 5 याद आया, जब तक तुम नियम नहीं तोड़ोगे अनोमली तुम पर सीधा हमला नहीं कर सकती। मैंने उस साये की तरफ देखकर निडर होकर कहा, तुझे क्या लगता है ऐसे भ्रम दिखाकर मुझे डरा लेगी? तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डोमेन के नियमों ने उस साये के हमले को रोक दिया। हम दोनों तेजी से आगे भाग निकले। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, बधाई हो, आपका टैलेंट अब लेवल 3 पर अपग्रेड हो चुका है। अब आपको रोज 3 बार नियम जांचने और सुधारने का मौका मिलेगा। साथ ही आप किसी भी एक नियम को 5 मिनट के लिए पूरी तरह रोक सकते हैं। वाह यार, यह तो बड़ा जबरदस्त अपग्रेड था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर कोई मुझे आर्काइव रूम में जाने से इतनी शिद्दत से रोक रहा है तो इसका मतलब साफ है मुझे हर हाल में वहां जाना ही होगा। कुछ ही देर में हम पुरानी आर्काइव रूम के दरवाजे के सामने खड़े थे। मैंने मैथ सर की दी हुई चाबी निकाली और ताला खोल दिया। ली फेंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास इस बंद कमरे की चाबी कहाँ से आई? मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे चिंता मत करो, एक सर ने दी थी। दरवाजा खोलते ही अंदर का सन्नाटा और अंधेरा डराने वाला था। ली फेंग ने सहमते हुए कहा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दरवाजे पर ही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ।
दरवाजे के पास ही एक लकड़ी के बोर्ड पर नियम लिखे थे, पुरानी आर्काइव रूम के नियम। उसमें कई पाबंदियां थी और सबसे खास बात, इस कमरे के अंदर सिर्फ 15 मिनट ही रुकने की इजाजत थी। सिस्टम ने नए नियम दर्ज कर लिए। मैंने तुरंत पन्ने पलटना शुरू किया। पुराने धूल भरे बक्सों में मुझे छात्रों की फाइलों का एक पुलिंदा मिला। मैंने फाइलों पर लिखे नाम पढ़े, लोंग कियाओ, झोलिन, हेजिकियांग। पर जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, मैं हैरान रह गया। अरे यह क्या, इसके आगे के पन्ने तो फटे हुए हैं, पीछे का सारा राज गायब क्यों है? जैसे ही मैंने देखा कि फाइलों के आगे के पन्ने फटे हुए हैं, तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मुख्य सुराग मिल गया है, नया मिशन शुरू होता है। समय सीमा खत्म होने से पहले गायब छात्रों के नाम ढूंढकर फाइल पूरी करें। अरे यार, यहाँ से तो नाम फाड़कर मिटा दिए गए हैं। मैंने सोचा अब उन गायब नामों का पता लगाने का एक ही तरीका था, मुझे वापस क्लासरूम जाकर होमरूम टीचर का हाजिरी रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक कमरे में खतरा बढ़ गया। अनोमली ने नियमों का इस्तेमाल करके हम पर हमला कर दिया। पुराने आर्काइव रूम का नियम नंबर 2 लागू होने लगा। किसी भी तरह की आवाज करने से एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। भागने या दरवाजा खोलने की आवाज सीधे मौत की तरफ ले जाएगी। चारों तरफ खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने बिना एक पल गवाए अपने लेवल 3 टैलेंट की नई ताकत का इस्तेमाल किया और चिल्लाया, सिस्टम सिस्टर, नियम नंबर 2 को अभी के अभी ब्लॉक करो। सिस्टम का मैसेज चमका, नियम नंबर 2 को 5 मिनट के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अब किसी भी आवाज से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा। मैंने तुरंत लीफेंग से कहा, लीफेंग जल्दी करो, सारे बक्से और किताबें वापस अलमारी में रखो। हम दोनों ने तेजी से सारा सामान समेटा और कमरे से बाहर भाग निकले। 5 मिनट का समय खत्म होने से पहले ही हम आर्काइव रूम से सुरक्षित बाहर आ चुके थे। लीफेंग ने हांफते हुए पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, वापस क्लासरूम। हमें होमरूम टीचर का हाजिरी रजिस्टर ढूंढना ही होगा। हम तेजी से भागकर क्लासरूम पहुंचे। लीफेंग ने दरवाजे पर पहरा दिया और कहा, तुम जल्दी से रजिस्टर ढूंढो, मैं नजर रखती हूँ। मैं तुरंत आगे बढ़ा और टीचर के पोडियम की तलाशी लेने लगा और आखिरकार मुझे होमरूम टीचर का हाजिरी रजिस्टर मिल गया। मैंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। लोंग कियाओ, झोलिन, हेजिकियांग ये नाम तो थे, पर आखिरी के पन्ने यहाँ से भी गायब थे। लेकिन किस्मत से मुझे याद था कि सुबह जब टीचर ने हाजिरी ली थी तो उसने आखिरी 5 नाम कौन से पुकारे थे। वो नाम थे चिन शियाया, लियूडोंग, वांग जिन, झाओ हाई और डिंगले। मैंने तुरंत उन नामों का मिलान किया और सिस्टम से कहा, सिस्टम सिस्टर, सच की आंख से इन 5 नामों की जांच करो। अगले ही पल सिस्टम ने पुष्टि की, जांच सफल रही। ये 5 नाम सच में मौजूद छात्रों के हैं और गायब हुआ 31वां छात्र इन्हीं के बीच छिपा हुआ है। बधाई हो, आपने मिशन पूरा कर लिया है। मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थी। मिशन पूरा होते ही मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, बधाई हो, आपका टैलेंट अब और मजबूत हो चुका है। अब आपको रोज 3 बार नियम जांचने और सुधारने का मौका मिलेगा। साथ ही नियम रुकने का एक अतिरिक्त मौका भी दिया जाता है। वाह भाई, यह तो बढ़िया हो गया। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, उन 5 नामों में से डिंगले को हटा दे तो बचे 4 नाम चिन शियाया, लियूडोंग, वांग जिन और झाओ हाई। इन्हीं 4 बच्चों में से कोई ना कोई अनोमली का मुख्य जरिया है या फिर खतरे में फंसा हुआ है। तभी लीफेंग ने घबराकर मुझसे कहा, झान युआन, होमरूम टीचर आने वाली है, चलो जल्दी अपनी सीटों पर बैठो। क्या तुम्हें नाम मिल गए? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, 4 नाम मिले हैं। अब हमें इन्हीं 4 पर नजर रखनी होगी। हम अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। क्लास शुरू होने ही वाली थी, पर तभी मेरी नजर एक खाली डेस्क पर पड़ी। अरे, झाओ हाई अभी तक क्लास में क्यों नहीं आया? मैंने सोचा, ठीक इसी नाजुक मोड़ पर उसका गायब होना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैंने पास बैठे लड़के से पूछा, तुझे पता है झाओ हाई कहाँ गया है? उसने बताया, झाओ हाई ने दोपहर में छुट्टी ली थी। उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब? इतना बड़ा इत्तेफाक। जैसे ही मैंने उन 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, वो तुरंत बीमार पड़ गया। तभी सिस्टम का नया मैसेज चमका, नया मिशन ट्रिगर हुआ है। आपको तुरंत जाकर झाओ हाई की सच्चाई जांचनी होगी। अगर झाओ हाई ही अनोमली है या फिर वो किसी बड़े खतरे में है तो यही आगे बढ़ने का रास्ता है। अब मुझे क्लास से बाहर निकलने के लिए एक बहाना चाहिए था। मैंने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और बेहाल सा चेहरा बनाकर होमरूम टीचर से कहा, टीचर, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा लग रहा है। शायद लंच में कुछ खराब खा लिया था। क्या मैं मेडिकल रूम चला जाऊं? टीचर ने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? मैंने पेट दबाते हुए कहा, हाँ टीचर, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। टीचर ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, सेहत सबसे पहले है, चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, रास्ते में कहीं और मत भटकना। मैंने कहा, शुक्रिया टीचर, और तुरंत बाहर निकल आया। भागते हुए मेडिकल रूम की तरफ जाते वक्त मेरे मन में एक ही सवाल था, झाओ हाई, तू इस अनोमली का शिकार है या फिर तू ही इस खौफनाक खेल का असली विलेन है? जैसे ही मैं मेडिकल रूम के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने सफेद कोट पहने स्कूल का डॉक्टर खड़ा था और झाओ हाई बेड पर डरा हुआ बैठा था। डॉक्टर ने ठंडी रोबोट जैसी आवाज में झाओ हाई से कहा, जांच के मुताबिक तुम बहुत बुरी तरह प्रदूषित
प्रदूषित हो चुके हो। डॉक्टरी इलाज तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। अब तुम्हें सीधा आइसोलेशन रूम यानी एकांत कमरे में भेजा जा रहा है। मामला हाथ से निकलता देख मैंने तुरंत कमरे में कदम रखा और घबराहट का नाटक करते हुए चिल्लाया, डॉक्टर साहब, मेरी भी तबीयत बहुत खराब लग रही है। सिर घूम रहा है, उल्टी आ रही है और धुंधला दिख रहा है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, अपने लक्षण विस्तार से बताओ। मैंने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दीवार पर कुछ लाल रंग के खौफनाक शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर का नियम नंबर 3 कहता था, स्कूल डॉक्टर की जांच और फैसला हमेशा सच होता है। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, क्या डॉक्टर का फैसला सच में आखिरी सच है? क्या आई ऑफ ट्रुथ से नियम की जांच करना चाहते हैं? मैंने तुरंत कहा, हाँ, अभी जांच करो। अगले ही पल सिस्टम ने सच सामने ला दिया। डॉक्टर का फैसला आखिरी सच नहीं है। किसी बड़े नियम से इसे बदला जा सकता है या बीमारी को ठीक किया जा सकता है। नतीजा पता चलते ही मैंने तुरंत दांव खेला और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं भी बहुत बुरी तरह प्रदूषित हो चुका हूँ। पहले मेरी जांच कीजिए। डॉक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, मरीज की जांच करना जरूरी है। तुम बीमार हो और तुम्हें तुरंत अलग कमरे में बंद करना होगा। मैंने तुरंत मेडिकल रूम के नियम नंबर 2 का इस्तेमाल किया और कहा, डॉक्टर साहब, नियम कहता है कि मरीज को सच बोलना चाहिए और मैंने अपने सारे लक्षण सच सच बताए हैं। क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आपकी जांच कभी गलत नहीं हो सकती? मैं दोबारा जांच की मांग करता हूं और मुझे शक है कि आपने झाओ हाई की जांच भी गलत की है। तभी सिस्टम ने एबिलिटी से नियम को ओवरराइड कर दिया। डॉक्टर पर रीचेकिंग का दबाव बन गया। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोबारा झाओ हाई और मेरी जांच की और भारी आवाज में कहा, लक्ष्य पर कोई खतरनाक प्रदूषण नहीं मिला है। यह बीमारी इलाज से ठीक हो सकती है। झाओ हाई की जान बच चुकी थी। मैंने तुरंत बात संभाली और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, झाओ हाई को अब आराम की जरूरत है। मैं इसे क्लासरूम ले जाकर आराम कराता हूँ। यह नियमों के मुताबिक ही है ना? डॉक्टर ने अनिच्छा से सिर हिलाया। जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी खुद की बीमारी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी बीमारी? वो अगली बार सही। चलिए। बाहर निकलते ही झाओ हाई ने हाँफते हुए कहा, झांग युआन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम ने ऐलान किया, झाओ हाई का सफल बचाव हुआ। मैंने झाओ हाई का कंधा पकड़ा और पूछा, तू सच सच बता, तेरे साथ आखिर हुआ क्या था? तू मेडिकल रूम कैसे पहुंचा? झाओ हाई ने घबराकर बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लंच के समय मैंने शीशे में खुद का ही एक दूसरा रूप देखा। उसके बाद से ही मेरा सिर घूमने लगा था। उसके इतना कहते ही मेरे दिमाग में सारे सुराग आपस में जुड़ने लगे। वक्त का पीछे जाना, मेरी पहचान का डीन ली से बदल जाना और मरे हुए लोगों का जिंदा दिखना। मैंने झाओ हाई से पूछा, झाओ हाई, तुझे याद है कि मैं किस तारीख को इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था? झाओ हाई ने माथा सिकोड़ा और सोचने की कोशिश की। पक्की तारीख तो याद नहीं, पर कुछ दिन पहले ही तो आया था। शायद 25 नवंबर या फिर 28 नवंबर। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बहुत जरूरी बात भूल रहा हूँ। झाओ हाई के मुंह से 28 नवंबर सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मैं समझ गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया। मैंने मन ही मन चिल्लाकर कहा, इस खौफनाक शीशे की दुनिया का सबसे बड़ा राज अब मेरे सामने बेनकाब हो चुका था। जैसे ही झाओ हाई ने 28 नवंबर की बात कही, अचानक मेरे दिमाग में सारा सच साफ हो गया। अरे यार, यह सिर्फ कोई शीशे की दुनिया नहीं है, यह तो डिन ले की पुरानी यादों की दुनिया है। मैंने चिल्लाकर कहा। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, मुख्य सुराग पकड़ लिया गया है। क्या सच की आंख से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं? मैंने तुरंत कहा, हाँ, पुष्टि करो। अगले ही पल सिस्टम ने सच पर मोहर लगा दी। अनुमान बिल्कुल सही निकला। आपने यादों की दुनिया का मुख्य केंद्र पकड़ लिया है, लेकिन समय से पहले सच का पता लगाने की वजह से यह दुनिया तेजी से टूटने लगी है। आपके पास इस दुनिया में सिर्फ 10 घंटे का समय बचा है। 10 घंटे, समय बहुत कम था। मैंने तुरंत झाओ हाई को पकड़ा और पूछा, झाओ हाई, ध्यान से सोचकर बता, 28 नवंबर को आखिर हुआ क्या था? क्या आज के दिन के बाद डिन ले गायब हो गया था? जिस इंसान का तू जिक्र कर रहा था, वो कौन था? झाओ हाई घबरा गया और उसका चेहरा बिगड़ने लगा। तभी सिस्टम की लाल चेतावनी चमकी, सावधान, यादों की दुनिया खत्म होने की कगार पर है। इस तरह दबाव बनाना बंद करें। मैंने मन ही मन कोसा, धत्त तेरे की, बस थोड़ा सा दूर था। मुझे समझ आ गया कि झाओ हाई पर ज्यादा दबाव डालना खतरनाक हो सकता था। अब मुझे बाकी बचे 3 लोगों चेन चियाया, लियू डोंग और बांग जिंग में से ही सच ढूंढना था। मैंने झाओ हाई को उठाया और कहा, कोई बात नहीं, तू उठ, हम क्लासरूम वापस चलते हैं। हम क्लासरूम पहुंचे और अपनी सीटों पर बैठ गए। टीचर पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। मैंने क्लास में बचे हुए 3 लोगों पर नजर रखनी शुरू की। चेन शियाओया तो ध्यान से पढ़ाई में लगी हुई थी और नोट्स बना रही थी, लेकिन लियू डोंग और वांग जिंगवे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और डेस्क के नीचे छुपकर हाथ पकड़ रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, इस डरावनी जगह में भी लव स्टोरी चल रही है।
क्या लियू डोंग और वांग जिन हमेशा से ऐसे ही हैं? पास बैठे लड़के ने फुसफुसाते हुए बताया, ये दोनों हमेशा से करीब हैं, पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डरे डरे से रहते हैं और सबसे छुपकर बातें करते हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। क्या इन दोनों को डिंगले के गायब होने या अनोमली का कोई बड़ा राज पता था? तभी क्लास खत्म हुई। लियू डोंग और वांग जिन चुपके से उठे और क्लासरूम से बाहर निकल गए। मैंने देखा कि वे दोनों सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ जा रहे थे। तभी सिस्टम ने पूछा, क्या आप इनका पीछा करना चाहते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, पीछा तो करना ही पड़ेगा। मैं छुपते छुपाते उनके पीछे छत पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मेरी नजर दीवार पर लिखे नए नियमों पर पड़ी। छत के नियम। तभी मुझे लियू डोंग और वांग जिन की फुसफुसाहट सुनाई दी। वांग जिन घबराकर कह रही थी, हमें सब सच सच बता देना चाहिए। आज झाओ हाई के साथ जो हुआ वो तुमने देखा ना? छत पर खड़े होकर मैं छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वांग जिन रोते हुए कह रही थी, अगला शिकार हम दोनों हो सकते हैं। तू तो जानता ही है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। हम मारे जाएंगे। लियू डोंग ने कहा, लेकिन क्या हम चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करते रहें? मामला गहराते देख मैं सीधे उनके सामने आ गया और कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वो कौन है? मुझे देखते ही वे दोनों डर से कांपने लगे। पर तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। छत का नियम नंबर 3 लागू हो चुका था। मेरे ठीक पीछे एक खौफनाक साया खड़ा हो गया था। नियम के मुताबिक पीछे मुड़कर देखना सीधे मौत को दावत देना था। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 29 30। जैसे ही गिनती 30 पर पहुंची, पीछे से खौफनाक दबाव गायब हो गया। मेरी जान में जान आई। मैंने आंखें खोली और वांग जिन व लियू डोंग की तरफ देखकर कहा, तुम लोग पागल हो क्या? नियम तोड़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। अब सीधे सीधे बताओ वो कौन है और तुम दोनों क्यों कह रहे थे कि अगला नंबर तुम्हारा है? वांग जिन कांपते हुए बोली, हम उसका नाम नहीं ले सकते। अगर नाम लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया और कहा, ठीक है, नाम मत बताओ, मुझे कोई दूसरा सुराग दो, जैसे कि उसका रोल नंबर। उसका रोल नंबर क्या है? तभी अचानक जमीन पर बने साए हिलने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, परछाई की तरफ मत देखो, आंखें बंद करो। पर तभी उस साए में से एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम्हें क्या लगता है आंखें बंद करके मुझे रोक लोगे? उसी अफरा तफरी के बीच वांग जिन के मुंह से एक नंबर निकला, नंबर 7। अगले ही पल एक काला साया झपटा और लियू डोंग व वांग जिन पर हमला कर दिया। मैं हैरान रह गया। नंबर 7, इसका क्या मतलब था? क्या यह क्लास का रोल नंबर 7 था या 17 या फिर 27? मैंने तुरंत हिसाब लगाया। अगर मुझे सही याद था तो रोल नंबर 27 तो चेन शियाओया का था। क्या वो चेन शियाओया ही थी? मैंने मन ही मन सोचा, चाहे जो भी हो, अब सुराग टूटा नहीं है। चेन शियाओया ही आखिरी बची है। मुझे हर हाल में उस तक पहुंचना ही होगा। तभी नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। क्या हुआ? जल्दी जाओ और टीचर को बुलाकर लाओ। लियू डोंग और वांग जिन को कुछ हो गया है। लोग मदद के लिए भाग रहे थे, पर मैंने मन ही मन सोचा, मदद? क्या इस खौफनाक अनोमली दुनिया में सच में कोई मदद मिलती है? असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। तभी पीछे से किसी ने मुझे पुकारा, डिंगले, अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम कहाँ चले गए थे? टीचर ने मुझे शकभरी नजरों से देखते हुए पूछा। अभी लियू डोंग और वांग जिन के साथ हादसा हुआ है। कुछ बच्चों ने तुम्हें छत के पास देखा था। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने तुरंत डरा हुआ चेहरा बनाया और बात संभालते हुए कहा, टीचर, मैं तो मेडिकल रूम जा रहा था, पर ऊपर से बहस की आवाजें सुनकर मैं छत की तरफ चला गया। जब तक मैं पहुंचा तब तक लियू डोंग और वांग जिन के साथ हादसा हो चुका था। टीचर, वो बहुत ही खौफनाक था। टीचर ने अपनी ठंडी नजरें मुझ पर टिकाई और बोली, अच्छा, अच्छे बच्चे अपनी टीचर से झूठ नहीं बोलते ना। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं टीचर। टीचर के जाने के बाद मैंने पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई। लियू डोंग और वांग जिन के हादसे से पूरी क्लास में हड़कंप मचा हुआ था। सब डरे हुए थे, लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मैंने तुरंत हिसाब लगाया कि क्लास में किन किन बच्चों का रोल नंबर 7 पर खत्म होता है। रोल नंबर 27 चेन शियाओया, रोल नंबर 7 झोवे और रोल नंबर 17 क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर, वही मॉनिटर जो शुरुआत से ही होमरूम टीचर का संदेशा लेकर आ रहा था। तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, यादों की दुनिया खत्म होने में सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। क्या मॉनिटर पर एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैंने मन ही मन कहा, हाँ, तुरंत इस्तेमाल करो। सिस्टम ने विश्लेषण करके बताया, 7 नंबर वाले 3 लोगों पर ध्यान दें। चेन शियाओया का बर्ताव अजीब है, पर अभी कोई सीधा टकराव नहीं हुआ है। झोवे अभी शांत है और क्लास मॉनिटर वो पहला इंसान है जिसका सीधा संबंध उस होमरूम टीचर से है। तभी मॉनिटर ने मुड़कर सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सांस आया था। अरे यार, यानी यह मॉनिटर भी इस खेल में शामिल है। मैंने सोचा, समय तेजी से बीत रहा था। अब सिर्फ 7 घंटे बचे थे। मुझे जल्द से जल्द कोई कदम उठाना ही था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं तुरंत रोल नंबर 27 वाली लड़की चेन शियाओया के पास गया और बोला, चेन शियाओया, जरा रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। चेन शियाओया ने मुड़कर देखा। क्या बात है? मैंने अकेले में बात करने का एक अजीब बहाना बनाया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता
करता हूँ, क्या हम अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? चेन शियाया ने रूखे स्वर में कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने थोड़ा जोर देते हुए कहा, बस थोड़ी देर की बात है, प्लीज मुझे एक मौका दो। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, चलो स्टोर रूम में चलते हैं, वहाँ शांति रहेगी। चलते चलते उसने मुझे शक से देखा और बोली, डिंगले, तुम पहले तो ऐसे इंसान नहीं थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इंसान तो वक्त के साथ बदल ही जाता है ना। स्टोर रूम में दाखिल होते ही चेन शियाया मुड़ी और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, खासकर तब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या तुम न्यू डूम और वांग जिन के हादसे की वजह से घबराए हुए हो? मैंने तुरंत कहा, तो तुम्हें सब पता है। चेन शियाया ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने पीछे छुपाया हुआ लकड़ी का धारदार चाकू निकाला और बोली, वरना क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे उस झूठे प्यार के नाटक पर भरोसा कर लूंगी? मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो सबसे गहरा राज छिपाकर तू बैठी थी, लेकिन मुझे पता था कि इस खौफनाक जगह पर बिना तैयारी के आना खुदकुशी होगी। जैसे ही वो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ी, मैंने अपनी जेब से वो चीज निकाली जो मैंने पहले ही टीचर के पोडियम से चुरा ली थी, एक खास चौक का टुकड़ा। मैंने तुरंत उस चौक से उसके सामने एक रेखा खींच दी। चौक की ताकत से चेन शियाया का हमला वही थम गया और वो बेबस हो गई। मैंने उसकी तरफ देखकर साफ कहा, अब नाटक बंद कर, तू वो गायब 31वां छात्र नहीं है। अगर तू सच में वो खौफनाक साया होती तो सिर्फ एक चौक के टुकड़े से यूं बेबस न होती। चेन शियाया घबराकर हकलाने लगी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने ठंडे लहजे में कहा। लियू डोम ने बेहोश होने से पहले 7 नंबर का सुराग दिया था। 7 नंबर वाले 3 लोग थे, तू, झो वी और क्लास मॉनिटर। लेकिन तू इतनी उतावली थी कि खुद ही जाल में आ फंसी। तेरी इस घबराहट ने साबित कर दिया कि तू असली विलेन नहीं है। तभी चेन शियाया कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला घुट रही हो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इस अनोमनी से जुड़ी कोई भी सीधी बात मुंह से नहीं बोली जा सकती। मैंने उससे कहा, खुद पर दबाव मत डालो, मैं सवाल पूछूंगा, तुम बस हाँ या ना में सिर हिलाना। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या वो असली गायब छात्र क्लास मॉनिटर और झोवी के बीच में है? चेन शियाओया ने जोर जोर से ना में सिर हिलाया। क्या मेरे होश उड़ गए? मैंने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम सिस्टर, सच की आंख से इसकी जांच करो। अगले ही पल सिस्टम ने पुष्टि की, जांच सफल रही। क्लास मॉनिटर और झोवे दोनों में से कोई भी वो असली अनोमनी नहीं है। वे दोनों सिर्फ आम इंसान हैं जिन्हें उस असली साय ने ढाल बनाकर आगे कर दिया है। मेरी सांसें अटक गई। सारा खेल वापस शुरुआती मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। अरे यार, आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? मैंने परेशान होकर सोचा, पर तभी सिस्टम का मैसेज चमका, बधाई हो, आपने छुपा हुआ मिशन पूरा कर लिया है। स्टोर रूम में खड़े खड़े जब मैं सारे सुरागों को आपस में जोड़ रहा था, तभी सिस्टम का संदेश चमका, सुरागों का विश्लेषण जारी है। छुपा हुआ सुराग छात्रों की दिमागी फाइलें प्रदूषित हो चुकी थी। मैंने मन ही मन कहा, यह तो मुझे पहले से पता था, इसमें नया क्या है? सिस्टम ने हिट दिया, फाइलों के प्रदूषित होने के बाद उसमें लिखे नाम हाजिरी रजिस्टर के नामों से टकरा सकते हैं। यह सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती चली। मैंने झटके से कहा, अरे यार, मुझे समझ आ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। चेन शियाओया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी सबसे बड़ी उलझन दूर कर दी। मैंने तुरंत सारे सुरागों का हिसाब लगाया। पहला, दिमागी जांच की फाइलें प्रदूषित थी। दूसरा, फाइलों में से जानबूझकर 5 नाम काटे गए थे। तीसरा, होम रूम टीचर का हाजिरी रजिस्टर मौजूद था। और चौथा, अनोमली ने आर्काइव रूम में हमला किया था। मैं सिर पकड़कर सोचने लगा। मैं शुरुआत से ही गलत सोच रहा था। मुझे लगा था कि वो खौफनाक साया उन 5 कटे हुए नामों के पीछे छिपा है जिन्हें मिटाया गया था। लेकिन जब फाइलें ही प्रदूषित थी, तो जो नाम शुरुआत में लिखे थे वे भी तो झूठे और हेर फेर किए हुए हो सकते थे। तभी सिस्टम की लाल बत्ती चमकी। यादों की दुनिया खत्म होने में अब सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट का समय बचा है। मैंने तुरंत कहा, मुझे हर हाल में वो हाजिरी रजिस्टर दोबारा देखना होगा। इस बार एक एक पन्ने की गहराई से जांच करनी होगी। मैं तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकला और क्लासरूम की तरफ भागने लगा, पर तभी कॉरिडोर के अंधेरे में वही खौफनाक साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें मुझ पर गड़ी हुई थी। उसने घिनौनी आवाज में कहा, तुम बहुत चालाक हो, तुम खेल बिगाड़ रहे हो, पर इस बार क्या तुम भागने की सोच रहे हो? मैंने घबराने के बजाय पोडियम से चुराया हुआ वो खास चौक का टुकड़ा निकाला। जैसे ही मैंने चौक आगे किया, मैंने देखा कि वो खौफनाक साया थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मेरे होश उड़ गए। यह क्या चक्कर है? होम रूम टीचर तो इसकी मददगार है, फिर टीचर के पोडियम से मिली इस चौक से यह साया डर क्यों रहा है? तभी मुझे समझ आया, यानी इस चौक की ताकत होम रूम टीचर से भी ज्यादा बड़ी है। यह चौक सीधे इस साये का वजूद मिटा सकती है। साया गुस्से में दहाड़ा, क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने चौक को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मरना मैं नहीं, तू चाहता है, अब ले मेरा दांव। मैंने बिना एक पल गवाए चौक की पूरी ताकत उस साये पर छोड़ दी। चौक की रोशनी टकराते ही वो खौफनाक साया दर्द से चीखने लगा। आह, तुम्हारी यह हिम्मत! साया तड़पने लगा और उसका काला धुआं बिखरने लगा। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, खास आइटम हासिल हुआ। अनोमली का दबाव कम हो रहा है और यादों की दुनिया टूटने लगी है। उस खौफनाक साये पर हमला करने के बाद वो आर्काइव रूम ही मेरे लिए अस्थायी ठिकाना बन गया। अब मेरा अगला कदम था किसी तरह वो
खोई हुई दिमागी फाइल ढूंढना और उसकी तुलना हाजिरी रजिस्टर से करके उस असली विलेन की पहचान उजागर करना। मैंने कमरे के रैक खंगाले पर मैं हैरान रह गया। अजीब बात है, मुझे अच्छी तरह याद था कि वो फाइल यही रखी हुई थी। तभी कमरे में हवा गूंजी जैसे वो अनोमली साया मुझ पर हंस रहा हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं बेखबर रहूंगा? मैंने बहुत पहले ही दूसरों के दिमाग को काबू करके उस फाइल की जगह बदलवा दी थी। मैंने खुद से कहा, झान युआन, शांत रहा, दिमाग ठंडा रख। नियम नंबर 6 साफ कहता है, छात्रों की फाइलें इस कमरे से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। इसका मतलब साफ है कि वो फाइल इसी कमरे में मौजूद है। समय तेजी से बीत रहा था, घबराहट बढ़ रही थी। मेज के नीचे कोनों में पुराने बक्सों में आखिर कहाँ छिपा कर रखी है। मैंने पागलों की तरह अलमारियों के पीछे हाथ मारना शुरू किया और तभी धूल भरे एक पुराने बक्से के पीछे मुझे वो फटी हुई फाइल मिल गई। मैंने फाइल खींची और खुशी से कहा, मिल गई। तभी कमरे में चेतावनी गूंजी, सावधान, आपके पास आर्काइव रूम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। उसी वक्त उस साय की चीख सुनाई दी, अब भी रुक जाओ वरना मारे जाओगे। मैंने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और हाजिरी रजिस्टर और फाइल के नामों का आपस में मिलान करने लगा। हाजिरी रजिस्टर में लिखा था झाओ तियान लोंग कियाओ झोलिंग, पर उस प्रदूषित फाइल में नाम लिखे थे झूलिंग लोंग कियाओ झूलिंग। झूलिंग का नाम दोहराया गया था, यानी झोलिंग नाम को जानबूझकर छिपाया गया था और झाओ तियान नाम को लिस्ट से ही गायब कर दिया गया था। अचानक मेरे दिमाग में पूरा धमाका हुआ। मुझे समझ आ गया, मुझे तेरा असली नाम पता चल गया। मैंने चिल्लाकर कहा। सिस्टम का लाल सिग्नल चमका, चेतावनी, अनोमली का असली नाम उजागर हो रहा है। मैंने उस साय की तरफ देखकर गरजते हुए कहा, मुझे पता चल गया कि तू कौन है। तेरा असली नाम झाओ तियान है ना? झाओ तियान नाम सुनते ही वो खौफनाक साया पागल हो गया। चारों तरफ काला धुआं और खौफनाक आग फैलने लगी। वो साया चीखा, मैंने तुम्हें बचने का मौका दिया था, लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। अचानक आर्काइव रूम का दरवाजा बंद होने लगा और रास्ता ब्लॉक हो गया। अरे यार, रास्ता बंद हो रहा है। मैंने तुरंत अपना बचाव वाला आइटम निकाला और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर छलांग लगाई, चारों तरफ का मंजर बदल गया। मैंने हांफते हुए आसपास देखा और सोचा, क्या मैं नाकाम हो गया? तभी सिस्टम का मैसेज चमका, छुपकर डीन ली को बचाने का समय खत्म हो रहा है। बचे हुए समय की सीमा 5 घंटे 5 मिनट। सामने धुंध में मुझे एक दुबला पतला लड़का सहमा हुआ बैठा दिख रहा था। मैंने आगे बढ़कर पूछा, यह कौन सी जगह है? क्या तू ही डीन ली है? वो लड़का डर से कांप रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम झाओ तियान को नहीं हरा सकते, हम सब मारे जाएंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हिम्मत बांधते हुए कहा, डीन ली, शांत हो जा, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। मुझे सच सच बता, यह झाओ तियान आखिर है क्या? डीन ली रोने लगा, वो इंसान नहीं है, वो कोई राक्षस बन चुका है। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं होता जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उसके अतीत में क्या भयानक हादसा हुआ था। हम उसे नहीं रोक सकते। क्या तुझे उसके अतीत के बारे में कुछ पता है? डीन ली ने सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, मुख्य मिशन अनलॉक हुआ है, झाओ तियान का अतीत। मिशन पूरा करने पर एस रैंक आइटम मिलेगा। मैंने मन ही मन सोचा, वाह, एस रैंक आइटम। आज सिस्टम सिस्टर मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? तभी सिस्टम ने हिंट दिया, शीशे की दुनिया के अंदर भी अगर किसी शीशे के पार जाओगे तो वक्त में और पीछे चले जाओगे। मेरे दिमाग की बत्ती जली। तो यह बात है, मैं अब तक डीन ली की यादों में था, इसीलिए बचा हुआ था। मैंने डीन ली की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, डीन ली, क्या तू मेरे साथ चलकर सच का पता लगाने के लिए तैयार है? इस बार तू अकेला नहीं है। डीन ली ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में उम्मीद जगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। तभी चेतावनी आई, शीशे की दुनिया में ज्यादा देर रुकने से यह पूरा डोमेन तबाह हो जाएगा। हम दोनों ने सामने लगे शीशे के पार छलांग लगा दी। अगले ही पल हम वक्त में और पीछे पुराने आर्काइव रूम में पहुंच गए। मैंने डीन ली से पूछा, डीन ली, तूने जब पहली बार यहाँ छानबीन की थी तो क्या तुझे कुछ मिला था? डीन ली ने बताया, जब मैंने पहली बार छात्र फाइलें खोली थी तभी मुझे गड़बड़ी का एहसास हो गया था और मैंने झाओ तियान का असली नाम पकड़ लिया था। मैंने मन ही मन उसकी तारीफ की। अरे बाप रे, यह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकला। मुझे तो हाजिरी रजिस्टर से मिलान करना पड़ा था, इसने तो पहले ही भांप लिया। मैंने उससे कहा, चल अब हम दोनों अलग अलग होकर झाओ तियान से जुड़ा कोई सुराग ढूंढते हैं। डीन ली ने सिर हिलाया, ठीक है। मैं फाइलों की अलमारी खंगालने लगा और तभी मेरी नजर एक मोटे बक्से पर पड़ी। मैंने उत्साह से कहा, अरे वाह, देखो मुझे क्या मिला। इस पूरे स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्रों की फाइलों का पूरा बक्सा। चलो देखते हैं कि इसमें झाओ तियान का नाम है या नहीं। पर जैसे ही मैंने बक्सा खोला, सिस्टम की लाल चेतावनी गूंज उठी। आर्काइव रूम की अलमारियां खंगालते हुए मेरे पास समय खत्म हो रहा था। तभी चेतावनी गूंजी, सावधान, आर्काइव रूम में सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। मैंने खींचते हुए कहा, अरे यार, मैंने 2 बार सारा सामान चेक कर
लिया, पर यहाँ झाओ तियान की फाइल है ही नहीं। सुराग फिर से टूट गया। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने डिन ले से कहा, रुको, जहाँ तक मुझे याद है होम रूम टीचर के ऑफिस में बच्चों की एक बैकअप फाइल जरूर होनी चाहिए। डिन ले ने हैरानी से पूछा, तुझे कैसे पता? मैंने तो कभी टीचर को वो फाइल निकालते नहीं देखा। मैंने कहा, मुझे यकीन है। अब हमारा अगला कदम होम रूम टीचर के ऑफिस जाना है, वहीं झाओ तियान की असली फाइल मिलेगी। हम ऑफिस की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक पूरे स्कूल में घंटी बज उठी। घंटी बजते ही डोमेन का नियम एक्टिव हो गया। घंटी बजने के 2 मिनट के अंदर हर हाल में क्लासरूम पहुंचना जरूरी था। मैंने डिन ले से कहा, भागो, नियम लागू हो चुका है, पहले क्लास में वापस चलते हैं, लंच ब्रेक में ऑफिस की तरफ दिखेंगे। हम दोनों तेजी से भागकर क्लासरूम में पहुंचे और अपनी सीटों पर बैठ गए। क्लास के बच्चे हमें देखकर बोले, झान युआन, डिन ले, तुम दोनों आखिरकार आ ही गए, जल्दी बैठो, टीचर आने वाली हैं। यहाँ सारे बच्चे मुझे और डिन ले दोनों को पहचान रहे थे, पर तभी मैंने आसपास नजर दौड़ाई और चौंक गया। रुकना, ली फिंग कहाँ है? मेरी बगल में बैठने वाली ली फिंग कहाँ गायब हो गई? डिन ले भी घबरा गया। सब लोग मुझे देख सकते हैं, तू शांत रह, पहले बैठ जा। क्लास में सारे बच्चे मौजूद थे सिवाय ली फिंग के। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खौफनाक सच का एहसास हुआ, जो इंसान असली दुनिया में मारा जा चुका है वो इस शीशे की दुनिया में भी गायब हो जाता है। पर अगर कोई शीशे की दुनिया में मारा गया तो उसका क्या होगा? तभी होमरूम टीचर क्लास में आई और कड़क आवाज में बोली, शांत हो जाओ सब, अब मैं स्कूल के नए नियम सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। पहला नियम, घंटी बजने के 2 मिनट के अंदर सभी छात्रों को क्लासरूम में आना होगा, वरना उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। दूसरा नियम, क्लास के दौरान आपस में बातें करना या पर्चियां बढ़ाना सख्त मना है, ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी। तीसरा नियम, अगर कोई सहपाठी अजीब हरकत करता दिखे, जैसे खुद से बातें करना या आंखें सूनी होना, तो तुरंत उससे दूर हटो और टीचर को रिपोर्ट करो। चौथा नियम, छुट्टी के बाद सभी बच्चों को सीधे घर जाना होगा, स्कूल परिसर में रुकना मना है। टीचर के नियम सुनाते ही मैंने मन ही मन सोचा, यह तो सीधा सीधा जाल है, इन नए नियमों में ही कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है। जैसे ही होमरूम टीचर ने नियम सुनाकर पढ़ाना शुरू किया, तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन का छुपा हुआ सुराग अनलॉक हो चुका है, कृपया तुरंत चेक करें। मैंने मन ही मन खुश होकर कहा, सिस्टम सिस्टर, जल्दी बताओ कौन सा सुराग मिला है। सिस्टम ने खुलासा किया, होमरूम टीचर का असली नाम झाओ विंजिंग है। झाओ विंजिंग, झाओ, यह नाम सुनते ही मेरे होश उड़ गए। टीचर का सरनेम भी झाओ था, बिल्कुल झाओ तियान की तरह। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। होमरूम टीचर झाओ विंजिंग और झाओ तियान के बीच खून का रिश्ता है, चाहे वो माँ बेटा हो, भाई बहन हो या कोई और रिश्तेदार। अब तक की सारी उलझी हुई बातें अब पूरी तरह साफ हो रही थी। मुझे समझ आ गया कि टीचर क्यों उस खौफनाक अनोमली की मदद कर रही थी और सच छिपा रही थी। मैंने खुद से कहा, मुझे हर हाल में टीचर के ऑफिस जाना होगा, वहाँ जरूर कोई न कोई ऐसा सबूत होगा जो उनके रिश्ते को साबित कर दे, चाहे झाओ तियान की पर्सनल फाइल हो या फैमिली रिकॉर्ड। मैंने पास बैठे डिन ले को धीरे से धक्का दिया और कहा, डिन ले, तू जाकर टीचर को बातों में उलझा कर रख, मैं चुपके से ऑफिस जाकर फाइलें ढूंढता हूँ। डिन ले घबरा गया। लेकिन अगर वो अचानक ऑफिस वापस आ गई तो क्या होगा? मैंने उस पर जोर दिया, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी कर। डिन ले ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तू जल्दी आना। डिन ले ने तुरंत हाथ उठाया और चिल्लाया, टीचर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। टीचर जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, मैं चुपचाप क्लास से निकलकर टीचर के ऑफिस की तरफ भाग निकला। ऑफिस का दरवाजा खुलते ही मेरी नजर दीवार पर पड़े बोर्ड पर पड़ी। ऑफिस के नियम अपडेट हो चुके थे, सिस्टम की चेतावनी चमकी, ऑफिस के नियम लागू हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, जल्दी कीजिए। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। अब सिर्फ 8 मिनट 50 सेकंड बचे थे। मैं पागलों की तरह अलमारियों और मेजों के दराज खंगालने लगा। यहाँ भी नहीं है, झाओ तियान की फाइल यहाँ भी गायब है, क्या टीचर ने उसे जला दिया या कहीं और छिपा दिया? तभी सबसे नीचे वाले दराज में मेरी नजर एक लाल रंग की डायरी पर पड़ी, छात्रों की इमरजेंसी फैमिली कॉन्टेक्ट बुक, यानी बच्चों के घर वालों का असली रिकॉर्ड। मैंने धड़कते दिल से उस लाल डायरी के पन्ने पलटे और आखिरकार मुझे झाओ तियान का नाम मिल गया। उसके आगे अभिभावक के नाम में लिखा था झाओ विंजिंग और उनके बीच का रिश्ता लिखा था माँ और बेटा। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, रिश्ते की पुष्टि हो चुकी है, होमरूम टीचर झाओ विंजिंग और झाओ तियान आपस में माँ बेटा है। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, तो यह बात थी, मैंने मन ही मन सोचा। तभी यह टीचर खुशी खुशी उस खौफनाक अनोमली की मददगार बनी हुई थी। उसने अपनी ताकत का फायदा उठाकर बच्चों की फाइलें बदल दी और सारे सबूत मिटा दिए हैं। सब उसने अपने बेटे के लिए किया था। तभी पीछे से दरवाजा खुला और वही ठंडी खौफनाक आवाज गूंजी, झांग युआन, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मेरी सांसें अटक गई। पीछे मुड़कर देखा तो होमरूम टीचर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, जो बच्चे कहना नहीं मानेंगे उन्हें सजा मिलेगी। तुमने वो सब जान लिया है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मैंने घबराकर सोचा, अरे यार, डिन ले कहाँ गया? वो तो इसे रोकने वाला था ना। टीचर ने मेरी सोच भांप ली और बोली, क्या तुम डिन ले को ढूंढ रहे हो? वो यहाँ है। उसने हाथ बढ़ाया
और बेसुध पड़े डिन लेई को मेरे सामने फेंक दिया। टीचर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम दोनों को दो रास्ते देती हूँ, या तो चुपचाप मेरे बेटे की गुलामी स्वीकार करो और प्रदूषित हो जाओ, या फिर तुम दोनों यही मारे जानेंगे। मैंने गुस्से में कहा, तुम इतनी निर्दयी हो, अपनी ही बच्चों जैसे छात्रों को भी नहीं बख्श रही। टीचर पागलपन में चिल्लाई, अपने बेटे के लिए मैं चाहे कितने भी बच्चों की बलि दे दूं, सब जायज है, अब तुम्हारी बारी है। वो मेरी तरफ झपटी पर मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया, रुको, डोमेन के नियमों का इस्तेमाल करो। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, टीचर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। टीचर नियमों में बंद कर रुक गई और गुर्राई, पूछो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, आपका बेटा झाओ तियान ऐसा खौफनाक राक्षस क्यों बन गया? टीचर रुकी और कांपती आवाज में बोली, यह ऐसा सवाल नहीं है जो तुम अभी पूछ सको। मुझे समझ आ गया कि यह सवाल नियमों की सीमा से बाहर था। मैंने तुरंत सवाल बदला, ठीक है, तो यह बताइए कि झाओ तियान की असली पर्सनल फाइल कहाँ रखी है? टीचर का शरीर कांपने लगा और नियमों के दबाव में उसके मुंह से निकला, वो मेरे घर पर है। तभी हवा में झाओ तियान की रुहासी आवाज गूंजी, मम्मी मत बताओ, उसके घर पर। मेरे होश उड़ गए। अरे यार, तभी मैं इतने दिनों से पूरे स्कूल में फाइल ढूंढ रहा था और वो उसके घर पर छिपी थी। मैंने तुरंत अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके नियम को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया ताकि टीचर का हमला रुक जाए। मैंने डिन लेई को कंधे पर उठाया और टीचर की तरफ देखकर कहा, इतने दिनों के बाद अगर मुझे अब भी समझ ना आता तो मैं सच में बेवकूफ होता। मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और डिन लेई को लेकर ऑफिस से बाहर भाग निकला। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकलकर डिन लेई को बचा लिया है। आपका टैलेंट लेवल अपग्रेड हो चुका है। भागते भागते डिन लेई ने हांफते हुए मुझसे पूछा, झांग युआन, अब क्या करना है? क्या हम क्लास बंक कर रहे हैं? अगर हम पकड़े गए तो? मैंने कहा, असली फाइल होमरूम टीचर के घर पर है, हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना होगा। झाओ तियान के अतीत को जानकर उसकी कमजोरी ढूंढने का यही हमारे पास एकमात्र मौका है। तभी अचानक पूरे कैंपस के लाउडस्पीकर खड़खड़ाए और एक खौफनाक आवाज गूंजी, आपातकालीन कैंपस ब्रॉडकास्ट नियम नंबर 1, शाम की क्लास से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक कैंपस का शांत समय है। कोई भी छात्र पढ़ाई, ऑफिस या रहने की जगह के अलावा कहीं नहीं घूम सकता। नियम नंबर 2, जो छात्र बाहर फंसे हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट खत्म होने के 5 मिनट के अंदर अपने अपने हॉस्टल लौटना होगा। देर करने वालों को आवारा मान लिया जाएगा। नियम नंबर 3, अगर कोई वक्त पर नहीं पहुंच पाता तो उसे पास के सिर्फ वेटिंग जोन में जाना होगा और ड्यूटी टीचर को रिपोर्ट करना होगा। नियम नंबर 4, सिर्फ वेटिंग जोन में बातें करना मना है, लाइट जलाना मना है और खिड़की से बाहर देखना सख्त मना है। नियम नंबर 5, आवारा घूमते पाए जाने वाले छात्रों को एडमिनिस्ट्रेटर रिफ्लेक्शन रूम में ले जाएगा, जिसके नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ब्रॉडकास्ट रुकते ही डिन लेई का चेहरा पीला पड़ गया। 5 मिनट, यहाँ से हॉस्टल की दूरी बहुत ज्यादा है, हम 5 मिनट में किसी हाल में हॉस्टल नहीं पहुँच सकते। मैंने तुरंत दिमाग दौड़ाया, रुको, सामने ही टीचर्स अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, वो रहने की जगह में आती है, यानी वहाँ जाना नियम नंबर 1 का उल्लंघन नहीं होगा। मैंने चिल्लाकर कहा, भागो, टीचर्स अपार्टमेंट की तरफ भागो। हम तेजी से भागने लगे, पर तभी पीछे से घना काला धुआं और खौफनाक चीखें आने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पीछे पड़ चुका था। डिन लेई हांफते हुए रुकने लगा। झांग युआन अब और नहीं भाग सकता। मैंने उसका हाथ कसकर झटका, रुकना मत, अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। सामने रास्ता 2 तरफ बंट रहा था। बाएं हाथ पर लैब बिल्डिंग थी और दाएं हाथ पर छोटा जंगल, पर दोनों में से कोई भी सेफ जोन नहीं था। मैंने कहा, सीधे भागते रहो, हमारे पास सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता है। तभी पीछे से एडमिनिस्ट्रेटर की भारी डरावनी आवाज गूंजी, आवारा छात्रों, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मामला हाथ से निकलता देख मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे पास वो लाल रंग की इमरजेंसी फैमिली कॉन्टेक्ट बुक थी जो मैंने टीचर के ऑफिस से उठाई थी। सिस्टम का मैसेज चमका, फैमिली कॉन्टेक्ट बुक में बच्चों के गार्जियन का असली रिकॉर्ड है। नियमों के तहत यह एक पावरफुल सेफ्टी आइटम है। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऊपर झपटा, मैंने वो कॉन्टेक्ट बुक सामने लहराई और जोर से चिल्लाया, हम आवारा नहीं हैं, हम तो टीचर के घर पर उनका जरूरी सामान जमा करने आए हैं। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर झपटा, मैंने वो कॉन्टेक्ट बुक उसके चेहरे के सामने लहरा दी। कॉन्टेक्ट बुक का सुरक्षा चक्र एक्टिव होते ही एडमिनिस्ट्रेटर छटपटाकर पीछे हट गया। मैंने डिन लेई का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाग डिन लेई, यह किताब उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। भागते भागते डिन लेई का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसने हांफते हुए कहा, झांग युआन, तू मुझे छोड़कर आगे भाग। मैंने उसका हाथ कसकर खींचा, पागल मत बन, एक साथ आए हैं, एक साथ निकलेंगे। छलांग लगा। हम दोनों ने टीचर्स अपार्टमेंट की बिल्डिंग के दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर एडमिनिस्ट्रेटर दहाड़ता रह गया। हम दोनों ने हांफते हुए राहत की सांस ली। मैंने तुरंत कॉन्टेक्ट बुक खोली और कहा, इस बुक में होमरूम टीचर का घर का पता लिखा है, कमरा नंबर 504, हमें तुरंत वहां जाना होगा। डिन लेई ने मेरी चोट की तरफ देखा, पर तेरी चोट। मैंने कहा, यह मामूली खरोच है, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। अगर आज झाओ तियान की असली फाइल नहीं मिली तो हम दोनों मारे जाएंगे। हम तेजी से सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल पर पहुंचे और कमरा नंबर 504 के सामने खड़े हो गए। दरवाजे पर ताला लगा था। डिन लेई ने घबराकर पूछा, ताला लगा है, अब क्या करेंगे? क्या ताला तोड़ें?
मैंने दरवाजे के पास रखे गमले के नीचे हाथ मारा और कहा, रुक, चाबी यहीं कहीं होगी, मिल गई। डिन ली ने डरे हुए स्वर में पूछा, अंदर कोई खौफनाक जाल तो नहीं होगा? मैंने चाबी ताले में घुमाते हुए कहा, जाल हो या न हो, अंदर जाना ही पड़ेगा। तू बेडरूम खंगाल, मैं स्टडी रूम देखता हूँ। हम दोनों अंदर घुसे। तभी बेडरूम से डिंग ले की चीख सुनाई दी, झांग युआन, जल्दी आ, मुझे झाओ तियान की असली फाइल मिल गई। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। डिंग ले के हाथ में धूल भरी पुरानी फाइल थी जिसमें झाओ तियान का पूरा अतीत लिखा था। मैंने फाइल खोली और पन्ने पढ़ते हुए जो से कहा, झाओ तियान क्लास 3 का होनहार छात्र, फिजिक्स कंपटीशन में दूसरा इनाम मिला था, स्वभाव से बहुत शर्मीला और अकेला रहने वाला लड़का। आगे पन्ना पलटे ही मेरी नजर परिवार वाले हिस्से पर पड़ी। पिता का नाम खाली और माँ का नाम होमरूम टीचर झाओ विनजिंग। मैंने कहा, सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी। तभी अचानक कमरे के कोने से एक खौफनाक गुर्राने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो लाल आंखों वाला एक विशाल खौफनाक काला कुत्ता हमारी तरफ झपट रहा था। डिंग ले डर के मारे चिल्लाया, भाग झांग जुआन, यह कोई आम कुत्ता नहीं, यह प्रदूषित राक्षस है। कुत्ता खौफनाक तरीके से भौंकने लगा। उसकी भौंकने की आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, दरवाजे की तरफ भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, इस कुत्ते के भौंकने से बाकी अनोमली राक्षस यहाँ खींचे चले आएंगे। हम दोनों जान बचाकर भाग रहे थे और मेरे हाथ में झाओ तियान की वो फाइल कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी मौत और अतीत का असली राज अब मेरे हाथ में था। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर मैंने सांस ली और झाओ तियान की फाइल के पन्ने पलटने लगा। फाइल देखकर मैं हैरान रह गया। बाहर से तो यह बिल्कुल आम छात्र लगता था, यहाँ तक कि एक होनहार बच्चा था, पर यह क्या? फाइल के बीच के कई पन्ने हाल ही में फाड़े गए थे। टीचर के हाथ से लिखे नोट्स में दर्ज था, इस छात्र का मन पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास रहने लगा है। यह बार बार न्याय, सही और गलत के मतलब पूछ रहा है। फाइल में आगे लिखा था कि झाओ तियान स्कूल छोड़ने वाला था। मैंने मन ही मन सोचा, स्कूल छोड़ना? मामला इतना सीधा नहीं हो सकता। इन फटे हुए पन्नों में आखिर ऐसा क्या राज दर्ज था जिसे छिपाने के लिए पन्ने ही फाड़ दिए गए? तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, फाइल में 40% जानकारी गायब है। गायब पन्नों में मुख्य हादसे का रिकॉर्ड दर्ज था। फाइल के फटे हुए कोनों पर कुछ अधूरे शब्द बचे थे, समूह भौतिकी, लंच ब्रेक, सामान का कमरा, स्याही बस्ता और वे सब हर कोई। इन शब्दों को पढ़ते ही मेरे रूंगटे खड़े हो गए। अरे यार, सामान के कमरे में बंद करना, बस्ते पर स्याही डालना और पूरी क्लास का मिलकर उसे सताना, यानी झाओ तियान के साथ बहुत ही खौफनाक तरीके से बुलिंग की गई थी। पूरी क्लास उसके खिलाफ थी और सबने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया था। तभी मेरे दिमाग में मैथ्स वाले सर चेन जिकियांग का ख्याल आया। मैंने सोचा, मैथ्स टीचर चेन जिकियांग काफी पुराने टीचर हैं। उन्होंने लिफिन के मामले में भी दखल दिया था और बगावत का इशारा किया था। उन्होंने जरूर झाओ तियान वाले हादसे को अपनी आंखों से देखा होगा। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, नया दिन शुरू होने पर आपका टैलेंट रिफ्रेश हो चुका है। आज आपके पास 3 बार नियम रोकने और 1 बार नियम बदलने यानी रूल डिस्टॉर्शन की ताकत मौजूद है। वाह भाई, सही वक्त पर ताकत वापस आ गई। मैंने डिंग ले से कहा, हमें अभी के अभी मैथ्स टीचर चेन जिकियांग के पास जाना होगा। वही हमें झाओ तियान की मौत का पूरा सच बता सकते हैं। इस समय रात के वक्त सिर्फ ड्यूटी वाले टीचर ही ऑफिस में रुकते हैं। मैंने प्रार्थना की कि काश मैथ्स सर ऑफिस में मिल जाएं। हम चुपचाप भागकर टीचर के ऑफिस के पास पहुंचे और खिड़की से अंदर झांका। मैथ्स टीचर चेन जिकियांग अपनी मेज पर अकेले बैठे हुए थे। ऑफिस का नजारा देखकर मैंने मन ही मन कहा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। माना कि रात में ऑफिस आने के नियम सख्त हैं, पर अब दांव खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बेधड़क अंदर घुसकर घबराया हुआ चेहरा बनाकर कहा, मैथ्स सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैथ्स टीचर चेन जिकियांग ने चौंक कर चश्मा संभाला। झांग युआन, तुम इस समय स्कूल में क्या कर रहे हो? तुम्हें रात के नियम नहीं पता क्या? मैंने बिना घुमाए सीधे कहा, सर, हमें झाओ तियान की फाइल मिल गई है, पर उसके बीच के सबसे जरूरी पन्ने किसी ने फाड़ दिए हैं। मैथ्स सर का चेहरा पीला पड़ गया। वे हकलाते हुए बोले, तुम यह क्या अनापशनाप बक रहे हो? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सर, क्या आप अपनी आंखों के सामने उन दरिंदों को जुल्म करते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? सर ने नजरें झुका ली और कांपती आवाज में बोले, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, मैथ्स टीचर का दिमागी संतुलन डगमगा रहा है, दबाव बढ़ाइए, सच बाहर आ जाएगा। मैंने दबाव बनाते हुए पूछा, सर, मुझे सच सच बताइए, झाओ तियान के साथ आखिर हुआ क्या था? सर ने हाथ जोड़ लिए और डर से कांपते हुए बोले, मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे मार डालेंगे। मैंने कड़क आवाज में कहा, सर, झाओ तियान भी तो आपका ही स्टूडेंट था। उस पर जो अत्याचार हुए, उसे जिस तरह सताया गया, वो सब झूवी ने किया था ना? सर के होश उड़ गए। वे फटी आंखों से मुझे देखने लगे। तुम्हें यह सब कैसे पता? सर का बांध टूट गया और वे रोते हुए सच उगलने लगे। हाँ, झो वे और उसके गुंडे दोस्त लंबे समय से झाओ तियान को निशाना बना रहे थे। उस वक्त झो वे क्लास का मॉनिटर था। वे सब मिलकर झाओ तियान की किताबें छिपा देते थे, उसके बस्ते पर काली स्याही उड़ेल देते थे। वो मासूम बच्चा कभी शिकायत तक नहीं करता था, पर झो वे और उसकी गैंग की दरिंदगी
शर्मिंदगी बढ़ती ही चली गई। मैंने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ सर? सबसे खौफनाक हादसा क्या था? सर ने हाँफते हुए बताया, फिर एक दिन लंच ब्रेक के समय स्पोर्ट्स के सामान वाले कमरे में झो वी ने उस पर क्लास के पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगाया और उन्होंने झाओ तियान को उस अंधेरे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। तभी कमरे में झाओ तियान की चीखती आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। सर ने आगे बताया, वही घटना सबसे भयानक मोड़ साबित हुई। उसके बाद से झाओ तियान ने बोलना बंद कर दिया और उसका दिमागी संतुलन। तभी अचानक ऑफिस के दरवाजे पर एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, अरे वाह चेन सर, नए स्टूडेंट के साथ किस बात पर इतनी मजेदार चर्चा हो रही है? जरा मुझे भी तो सुनाइए। सर के हाथ से कागज छूट गए। वे थर थर कांपते हुए बोले, झो वे, तू यहाँ क्या कर रहा है? दरवाजे पर झो वी खड़ा था और उसके चारों तरफ खौफनाक काला धुआं मंडरा रहा था। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, झाओ तियान की बातें हो रही थी ना? चलिए सर रुकिए, मत आगे भी बोलिए। दरवाजे पर खड़े झो वे ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी अपने उस पुराने सहपाठी को बहुत याद करता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, मासूम बच्चों को सताने वाला मुख्य विलेन खुद चलकर हमारे पास आ गया। पर अभी तक मुझे झाओ तियान की मौत का पूरा सच नहीं पता चला था। मैथ्स टीचर चेन जी की आंख गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए, झो वे, तूने जो नीच हरकतें की हैं मुझे सब पता है। झाओ तियान की आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। झो वी ने अपनी आंखें लाल करते हुए कहा, अच्छा तो क्यों न आप खुद चलकर उसे पूछे। मैंने तुरंत सर को चेतावनी दी, सर भागिए। झो वी अब कोई इंसान नहीं रहा, उस पर अनोमनी का खौफनाक साया हावी हो चुका है। सर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है झांग जुआन, मेरी बात सुनो। उन लोगों ने झाओ तियान को पुरानी लैब में बंद कर दिया था। उस दिन के बाद से झाओ तियान का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। मैंने उस पुरानी लैब की चाबी हमेशा अपने पास संभाल कर रखी थी। वहाँ आज भी उस हादसे के निशान मौजूद हैं। शायद वही तुम्हें उस साय को रोकने का जरिया मिल जाए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, झो वी के चारों तरफ मंडराते काले धुएं ने मैथ सर को जकड़ लिया। मैथ सर ने अपनी आखिरी सांस गिनते हुए चिल्लाकर कहा, भागो झांग युआन, पुरानी लैब में जाओ। अगले ही पल झो वी ने निर्दयता से मैथ सर की जान ले ली। तभी सिस्टम का अलर्ट गुंजा, मुख्य मिशन अपडेट। पुरानी लैब में पहुंचे। मैंने सर की दी हुई चाबी झपटी और डिंग ले का हाथ पकड़कर बाहर कॉरिडोर की तरफ भाग निकला। पीछे से झो वी किसी भूखे भेड़िए की तरह हमारे पीछे दौड़ रहा था। मामला हाथ से निकलता देख मैंने अपनी जेब से खास पेन निकाला और अपनी रूल डिस्टॉर्शन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाया, नियम बदलो। पुरानी लैब के अंदर कोई भी गैर छात्र या अनोमली राक्षस दाखिल नहीं हो सकता। नियम बदलते ही पुरानी लैब के दरवाजे पर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई, जिसने झो वी का रास्ता रोक दिया। झो वी बाहर से दरवाजा पीटता रह गया। मैंने और डिंगली ने हाँफते हुए पुरानी लैब के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर सड़े हुए जलने की बदबू आ रही थी। चारों तरफ राख और कालिक फैली हुई थी। सिस्टम की आवाज आई, आप मुख्य जगह पुरानी लैब में दाखिल हो चुके हैं। मिशन पूरा करने पर खास एस रैंक आइटम मिलेगा। मैंने फर्श पर देखा तो वहाँ एक जला हुआ बस्ता और डायरी पड़ी थी। उस पर खौफनाक दर्द और नफरत का साया मंडरा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस जले हुए बस्ते को छुआ। छूते ही मेरे दिमाग में पुरानी यादों की परतें खुलने लगी। डायरी पर एक तारीख चमक रही थी, 12 मार्च। जैसे ही मैंने उस जली हुई डायरी को छुआ, मेरे सामने झाओ तियान के दर्द भरे शब्द तैरने लगे। डायरी में लिखा था, झो वी और उसके दोस्तों ने आज फिर मेरी डेस्क और किताबें वॉशरूम के पानी में फेंक दी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ को यह सब बता सकूं। फिर अगली तारीख आई 3 अप्रैल। आज उन्होंने मेरे बस्ते में लाल स्याही उड़ेल दी। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह बर्बाद हो गई। वे सब मुझ पर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। 19 अप्रैल स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उन्होंने मुझे फिर से अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया। 2 घंटे तक मैं उस डरावने अंधेरे में अकेला चीखता रहा, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। 7 मई, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? अगर मेरे गायब हो जाने से यह सब जुल्म खत्म हो सकता है तो काश मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। डायरी के पन्ने पढ़ते पढ़ते मेरा दिल दहल गया। यह सिर्फ बुलिंग नहीं थी, यह एक बेकसूर बच्चे पर ढाए जा रहे अत्याचार की इंतहा थी। तभी लाल रोशनी चमकी और सिस्टम की खौफनाक चेतावनी गूंजी, सावधान, बिना इजाजत पुरानी लैब में घुसने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर इस तरफ पढ़ रहे हैं। तुरंत आखिरी सच का पता लगाएं। मैंने डिनली से कहा, हमें एडमिनिस्ट्रेटर के आने से पहले इस सागेजनी की घटना का पूरा सच जानना होगा। मैंने डायरी पर बने खून के निशान को छुआ। छूते ही पूरे कमरे में आग की लपटें तैरने लगी और इतिहास का वो खौफनाक मंजर हमारी आंखों के सामने दोबारा जीवंत हो उठा। दिख रहा था कि झो वी और उसके गुंडे दोस्त झाओ तियान को घेरे खड़े थे। झो वी झाओ तियान का कॉलर पकड़कर चीख रहा था, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई टीचर से हमारी शिकायत करने की? तुझे क्या लगा वो मैथ्स वाले सर तुझे हमसे बचा लेंगे? झाओ तियान रोते हुए मिन्नतें कर रहा था। मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैं तो बस अपनी किताबें वापस मांगने आया था। झो वी ने गुस्से में मेज पर रखी जलती हुई स्पिरिट लैंप को धक्का दे दिया। लैंप झाओ तियान पर गिरा और देखते ही देखते उसके कपड़ों में भयानक आग लग गई। झाओ तियान दर्द से चीखने लगा। आग फैलते ही झो वी और उसके साथी घबरा गए। झो वी चिल्लाया, भागो यहाँ से, अगर कोई पूछे तो कहना कि इसने खुद लैंप गिराया था। हमारा इस
इससे कोई लेना देना नहीं है। वे सब दरिंदे बाहर भागे और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। उस वक्त दरवाजे के बाहर कई छात्र खड़े थे, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। पूरी क्लास खामोश खड़ी होकर उस मासूम को जिंदा जलते हुए देखती रही। हवा में झाओ तियान की रुहासी दर्दनाक चीख गूंजी, मुझे सिर्फ झो वेई ने नहीं मारा, तुम सब ने मिलकर मुझे मारा है। तुम सब दरवाजे पर खड़े होकर मुझे जलता हुआ देखते रहे और चुप रहे। तुम सब मेरी मौत के जिम्मेदार हो। झाओ तियान की रुहासी आत्मा चलाई, अगर तुम सब सच जानते हो तो यही मेरे साथ रहो। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, बधाई हो, मुख्य मिशन झाओ तियान का अतीत पूरा हुआ, सच का खुलासा हो चुका है। झाओ तियान की मौत झो वेई के सीधे हमले, पूरी क्लास की चुप्पी और स्कूल के धोखे की वजह से हुई थी। इनाम के तौर पर मुझे मिला एक खास एसरैंक आइटम, पेन ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी नियमों को बदलने वाला पेन। सिस्टम ने बताया कि इस पेन से मैं किसी भी नियम को अपनी मर्जी से बदल सकता हूँ। यह असर 10 मिनट तक रहेगा और मैं इसे 5 बार इस्तेमाल कर सकता था। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वाह भाई, अब आएगा असली मजा, अब मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। तभी पुरानी लैब की दीवारें टूटने लगी और बाहर से राक्षस रूपी झो वेई दरवाजे पर हमला करने लगा। मैंने बिना देरी किए पेन ऑफ डिस्टॉर्शन निकाला और चिल्लाया, मैं पुरानी लैब का नियम नंबर 1 बदलता हूँ। अब इस लैब के अंदर किसी भी गैर छात्र या अनोमली राक्षस का आना सख्त मना है। नियम बदलते ही झो वेई का हमला रुक गया और एक अदृश्य दीवार बन गई। मैंने दिन लेई का हाथ पकड़ा और कहा, भागो, यहाँ से निकलो। भागते भागते मेरे दिमाग में पूरा गणित साफ हो गया। झाओ तियान की खौफनाक ताकत उसके गुस्से और नफरत से आ रही थी और उसकी नफरत इस पूरे स्कूल के झूठे सन्नाटे पर टिकी हुई थी। अगर उसकी ताकत को खत्म करना था तो पूरे स्कूल के सामने इस सामूहिक झूठ का पर्दाफाश करना ही एकमात्र रास्ता था। हम भागते हुए स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम पहुंचे। मैंने तुरंत दरवाजा तोड़ा, अंदर लगे मुख्य माइक का बटन दबाया और पूरे कैंपस में मेरी आवाज गूंज उठी, सभी टीचर्स और छात्र ध्यान दें, अब मैं आपके सामने उस खौफनाक सच का खुलासा करने जा रहा हूँ जिसे सबने दबा दिया था। कक्षा 3-2 का छात्र झाओ तियान किसी हादसे में नहीं मरा था। झो वेई और उसके साथियों ने लंबे समय तक उसे सताया और आखिर में उसे पुरानी लैब में बंद करके शराब की लैंप से जिंदा जला दिया। मेरी आवाज पूरे स्कूल के लाउड स्पीकरों में गूंज रही थी। उस वक्त दरवाजे के बाहर पूरी क्लास खड़ी थी, पर किसी ने उस मासूम को नहीं बचाया। सबने चुप्पी साधी और स्कूल ने इसे अफवाह बताकर दबा दिया। यह कोई अफवाह नहीं है, झो वेई और उस दिन वहां खड़ा हर एक इंसान झाओ तियान का हत्यारा है। ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही जैसे भूचाल आ गया, दीवारों और हवा में दरारें पड़ने लगी। सामने से सफेद बालों वाली राक्षस रूप में होमरूम टीचर चीखती हुई ब्रॉडकास्ट रूम में घुसी और जैसे ही पूरे स्कूल का झूठ टूटा, उसका राक्षसी रूप पिघल गया और वो अपने इंसानी रूप में घुटनों के बल गिरकर अपने बेटे के लिए फूट फूट कर रोने लगी। मैंने राहत की सांस ली, काम कर गया। यह खौफनाक शीशे की दुनिया अब ढह रही है। तभी सिस्टम का नया अलर्ट चमका, अगला मिशन झाओ तियान की आत्मा से जुड़ी मुख्य चीज यानी कोर ग्रज आइटम ढूंढो और उसे शुद्ध करो। आगजनी का पूरा सच जानने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिन लेई को आजाद कराने के लिए झाओ तियान का कोर ग्रज आइटम यानी उसकी आत्मा से जुड़ी मुख्य चीज कहाँ मिलेगी। मैंने तुरंत दिन लेई से कहा, दिन ले, हमारे पास समय नहीं है। झाओ तियान का कोर ग्रज आइटम उसी जगह होगा जिसका उसकी मौत से सबसे गहरा नाता है, या तो यह पुरानी लैब या फिर उसका घर। डिंग ली ने पूछा, तो हम क्या करें? मैंने कहा, हम दोनों अलग अलग रास्ते चुनते हैं। तू लैब खंगाल और मैं झाओ तियान के घर जाता हूँ। यह दुनिया पूरी तरह तबाह हो उससे पहले हमें वो चीज ढूंढनी ही होगी। डिंग ली ने सिर हिलाया, ठीक है झान युआन, तू संभाल कर जाना। मैं तेजी से भागता हुआ टीचर्स अपार्टमेंट के कमरा नंबर 504 के सामने पहुंच गया। मैंने खुद से कहा, झाओ तियान, आज तेरे इस खौफनाक दर्द को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के पास कदम रखा, वही विशाल लाल आंखों वाला खौफनाक काला कुत्ता मेरे सामने आकर गुर्राने लगा। पिछली बार भी मुझे अजीब लगा था कि होमरूम टीचर ने इस प्रदूषित कुत्ते को घर पर क्यों छोड़ रखा है। यह कुत्ता बहुत आक्रामक था, जैसे किसी खास राज की पहरेदारी कर रहा हो। तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, इस कुत्ते का एनर्जी सोर्स झाओ तियान की आत्मा से पूरी तरह मैच कर रहा है। सिस्टम का अलर्ट सुनते ही मेरे होश उड़ गए। क्या झाओ तियान की आत्मा से मैच कर रहा है? इसका मतलब कोर ग्रज आइटम कोई बेजान चीज नहीं बल्कि यह कुत्ता है। अचानक मुझे पूरा सच समझ आ गया। असली दुनिया में झाओ तियान भयंकर बुलिंग झेल रहा था और पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही सच्चा और वफादार दोस्त था, यह कुत्ता श्याओ ही। मौत के बाद झाओ तियान का सारा दर्द, अकेलापन और सुरक्षा की तड़प इसी कुत्ते के अंदर समा गई थी। मैंने उस खौफनाक कुत्ते की आंखों में देखा और नरम आवाज में कहा, श्याओ ही, तू झाओ तियान का इकलौता सच्चा दोस्त है ना? तू इतने समय से उसके घर का पहरा दे रहा था ताकि वो वापस आ सके।
कुत्ते की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने कहा, प्यूरिफिकेशन का मतलब तुझे मिटाना नहीं बल्कि तुझे इस दर्द से आजाद करना है। मैंने अपनी जेब से पेन ऑफ डिस्टॉर्शन निकाला और हवा में नियम बदलते हुए चिल्लाया, मैं इस कुत्ते के अंदर से सारे प्रदूषण और आक्रामकता को अलग करता हूँ और इसके वफादार स्वभाव को हमेशा के लिए सुरक्षित करता हूँ। रोशनी की तेज चमक के साथ पेन की ताकत एक्टिव हो गई। मैंने पुकारा, झाओ तियान, अब तेरा दर्द खत्म होने का वक्त आ गया है। शाओ ही को भी आजाद कर दे और खुद को भी इस तड़प से आजाद कर ले। प्यूरिफाई होते ही वो खौफनाक काला कुत्ता एक छोटे क्यारे पिल्ले में बदल गया। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, बधाई हो, आपको मिला है रक्षक साथी शाओ ही। यह कुत्ता डोमेन के जहर को दूर कर सकता है। दुनिया का संतुलन अभी 15% पर टिका हुआ है। मैंने शाओ ही को गोद में उठाया और पुचकारते हुए कहा, शाओ ही, बहुत बढ़िया काम किया। अब मुझे उस जगह ले चलो जहाँ झाओ तियान आखिरी बार रुका था। शाओ ही ने तुरंत फर्श के नीचे दबा हुआ एक पन्ना खोदा और अपने मुंह से एक चमकती हुई चीज निकालकर मेरे हाथ में रख दी। वो झाओ तियान का स्कूल बैज था। बैज हाथ में आते ही सिस्टम ने बताया, यही झाओ तियान का कोरग्रज आइटम है। इसमें उसकी सारी तड़प, दर्द और यादें समाई हुई हैं। तभी चेतावनी गूंजी, सावधान, पुरानी लैब में तबाही शुरू हो चुकी है। मैंने शाओ ही से कहा, शाओ ही, चलो, हमें तुरंत पुरानी लैब पहुंचकर डिनले को बचाना होगा। भागते हुए हवा में झाओ तियान की चीखें गूंज रही थी, किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की? सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने चिल्लाकर कहा, झाओ तियान, ऐसा नहीं है। तेरी माँ आज भी तेरे लिए रो रही है। यह शाओ ही आज भी तेरा इंतजार कर रहा है और मैथ सर ने भी तेरी मदद करने की कोशिश की थी। हर कोई चुप नहीं था। हम भागते हुए पुरानी लैब पहुंचे। मैंने देखा कि सामने डिंगले खड़ा था। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, डिंगले, हिम्मत रख, मुझे कोर ग्रज आइटम मिल गया है। पर तभी शाओ ही डिंगले की तरफ देखकर जोर जोर से भूंकने लगा। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम सिस्टर, सच की आंख से सामने खड़े डिंगले की जांच करो। अगले ही पल सिस्टम ने सच खोल दिया। चेतावनी, सामने खड़ा लड़का डिंगले नहीं बल्कि 85% झाओ तियान है। झाओ तियान ने डिंगले के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मेरे होश उड़ गए। मैंने चिल्लाकर कहा, तू डिंगले नहीं है, तू झाओ तियान है। डिंगले का शरीर हंसा और उसकी आंखें लाल हो गई। पहचानने में बहुत देर कर दी। अब इसका शरीर मेरा नया ठिकाना है। मैंने गुस्से में अपना पेन ऑफ डिस्टॉर्शन और स्कूल बैज निकाला और गरजते हुए कहा, अब तेरा यह नाटक और नहीं चलेगा झाओ तियान। मैं इस जगह का नियम बदलता हूँ। झाओ तियान का साया डिंगले के शरीर को तुरंत खाली करे। बैज से तेज रोशनी निकली और पेन की ताकत से एक धमाका हुआ। झाओ तियान का साया चीखता हुआ डिंगले के शरीर से बाहर निकल गया। डिंगले बेसुध होकर मेरे बाहों में आ गिरा। उसने हांफते हुए कहा, झांग युआन, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब और नहीं बच पाऊंगा। मैंने उसे कसकर पकड़ा और अपनी पीठ पर लाते हुए कहा, बकवास बंद कर डिंगले, मैं तुझे जिंदा असली दुनिया में वापस ले जा रहा हूँ। तभी पूरे कमरे में लाल बत्तियां जलने लगी और सिस्टम की खौफनाक चेतावनी गूंजी, सावधान, प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और 72% तक पहुंच चुका है। अगर आपने 5 मिनट के अंदर डिंगले को असली दुनिया में वापस नहीं पहुंचाया तो आप दोनों हमेशा के लिए यहीं फंसकर मिरर पर्सन बन जाएंगे। मैंने दांत भींचते हुए कहा, 5 मिनट हमारे लिए बहुत हैं। पीछे से झाओ तियान की चीख गूंजी, यहीं रुको, तुम दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने बेसुध डिंगले को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और चिल्लाया, वो हमारे पीछे आ रहा है। डिंगले, हिम्मत मत हारना, क्लासरूम का शीशा बस सामने ही है। मैंने शाओ ही की तरफ देखा और कहा, शाओ ही, सुरक्षा का घेरा बनाए रख। शाओ ही ने तेज रोशनी फैलाकर झाओ तियान के साए को रोक दिया। भागते भागते मैंने डिंगले को झकझोरा, डिंगले, मेरी बात सुन, हमें हर हाल में वापस लौटना होगा। असली दुनिया में तेरा कोई इंतजार कर रहा है। लीफेंग का बदला अभी बाकी है। क्या तू यूं ही हार मानकर मिट जाना चाहता है? मेरी बात सुनते ही डिंगले की आंखों में चमक आई। हम क्लासरूम के विशाल शीशे के सामने पहुंच चुके थे। शीशे के पार असली दुनिया की रोशनी चमक रही थी। मैंने पूरी ताकत से गरजते हुए कहा, झांग युआन के नाम पर मिरर पर्सन को उसकी असली दुनिया में वापस भेजो। झाओ तियान का साया दर्द में चिल्लाया, नहीं। मैंने शाओ ही से कहा, अलविदा शाओ ही, रास्ता खोलो। काउंट डाउन शुरू हो गया। 40 सेकंड, 30 सेकंड। मैंने डिंगले को अपनी पीठ पर कसकर पकड़ा और सीधे उस शीशे के पार छलांग लगा दी। कांच के चकनाचूर होने की जोरदार आवाज हुई। अगले ही पल चारों तरफ फैली धुंध गायब हो चुकी थी। सिर पर चमकती हुई धूप थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं असली दुनिया के क्लासरूम में अपनी बेंच पर बैठा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली। मैंने वापस आ गया। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, बधाई हो, मुख्य मिशन मिरर पर्सन डिंगले का बचाव सफल रहा। डिंगले असली दुनिया में वापस आ चुका है। छिपा हुआ मिशन झाओ तियान के अतीत का खुलासा भी पूरा हुआ। दुनिया का संतुलन 35% तक ठीक हो चुका है। आपका फाइनल स्कोर है इस रेड। इनामों की बारिश
होने लगी। पहला, आपका टैलेंट आई ऑफ ट्रुथ अब सीधे 5वीं लेवल पर अपग्रेड हो चुका है। अब रोज 5 हिट और 3 बार नियम बदलने की ताकत मिलेगी। दूसरा, इस रैंक आइटम इको ऑफ ट्रुथ हासिल हुआ, जिससे आप किसी भी नियम को 1 घंटे के लिए बदल सकते हैं। तीसरा, विशेष स्टेटस मिरर मार्क मिला, जिससे दिमागी जहर से लड़ने की ताकत बढ़ गई है। मैंने अपने नए इनामों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, टैलेंट भी अपग्रेड हो गया और नए एस रैंक हथियार भी मिल गए। अब आगे आने वाले किसी भी खौफनाक डोमेन से निपटने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वापस लौटते ही मेरे अंदर एक नया हौसला आ चुका था। सिस्टम ने चहकते हुए कहा, बधाई हो, आपने शीशे की दुनिया को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अनोमली की ताकत कमजोर पड़ चुकी है और बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क फिर से जुड़ गया है। बगल की बेंच पर बैठा डिंग ले अपनी आंखें मलता हुआ उठा और भारी आवाज में बोला, झांग युआन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत लंबा खौफनाक सपना देखा है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, वो कोई सपना नहीं था डिंग ले, उस भयानक सच्चाई ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया है। तभी मेरी नजर स्टेज पर खड़ी होमरूम टीचर झाओ वेंजिन पर पड़ी। वो कड़वाहट और बेबसी से मुझे घूर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, इसे सब पता चल चुका है, अब इसके साथ मेरी दुश्मनी हमेशा के लिए पक्की हो चुकी है। तभी मेरे कानों में सिस्टम की नई चेतावनी गूंजी, नया नियम ट्रिगर हुआ है। मुख्य मिशन नियमों की अदालत शुरू होती है। आपका लक्ष्य क्लास के सभी बच्चों को एकजुट करके झाओ तियान के साथ हुए जुल्म का हिसाब करना है। मैंने सोचा, पूरी क्लास को एकजुट करना, क्या यह सच में मुमकिन होगा? तभी टीचर ने पोडियम पर हाथ पटका और कड़क आवाज में कहा, सब लोग शांत हो जाओ। आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ रहा है, झोवे। यह नाम सुनते ही मेरे और डिंग ले के होश उड़ गए। क्या झोवे हमारी क्लास में आ रहा है? मैंने मन ही मन चिल्लाकर कहा, शीशे की दुनिया में तो इसने मैथ सर की बेरहमी से जान ले ली थी, अब असली दुनिया में यह क्या नया गदर मचाएगा? तभी दरवाजा खुला और झोवे चौड़ी छाती के साथ मुस्कुराता हुआ अंदर घुसा। उसने बेशर्मी से हाथ जोड़कर कहा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम झोवे है। पहले तबीयत खराब होने की वजह से पढ़ाई छूट गई थी, अब फिर से लौट आया हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा ख्याल रखेंगे। तभी सिस्टम का लाल सिग्नल चमका, खतरे की चेतावनी। अति खतरनाक लक्ष्य झोवे का असली शरीर सामने आ चुका है। शीशे की दुनिया से इसका गहरा संबंध है, बेहद सावधान रहें। डिंग ले कांपने लगा, पर मैंने उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाया, शांत रहे डिंग ले, इस वक्त यह एक आम स्टूडेंट बनकर आया है, घबराकर अपना आपा मत खो। टीचर ने ठंडे स्वर में कहा, झोवे तुम पीछे वाली खाली बेंच पर बैठ जाओ। झोवे मुस्कुराता हुआ मेरी बेंच के पास से गुजरा। उसने झुककर मेरे कान में घिनौनी आवाज में कहा, हम फिर मिल गए झांग युआन। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरा। यह दरिंदा सीधे मेरे लिए आया है या फिर डिंग ले और उस आगजनी के सच को दबाने आया है? मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। झोवे के पीछे बैठते ही डिंग ले घबराकर फुसफुसाया, झांग युआन, यह कमीना ठीक इसी वक्त वापस क्यों आ गया? अगर इसे देखकर झाओ तियान का गुस्सा भड़क गया तो क्या होगा? मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और ठंडे स्वर में कहा, तो फिर इससे सीधे भिड़ेंगे। झाओ तियान का इंसाफ करने से पहले हमें इस कैंसर रूपी झोवे का खेल खत्म करना होगा। डिंग ली ने पूछा, लेकिन हम क्या करें? मैंने कहा, सबसे पहले उन गवाहों को पकड़ते हैं जिन्हें उस आगजनी का सच पता था। उस दिन झोवे के साथ और कौन कौन शामिल था? डिंग ली ने याद करते हुए बताया, झोवे के अलावा लियू डोंग और वांग जिन भी उस दिन लैब के बाहर मौजूद थे। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, शीशे की दुनिया में तो वे मारे गए थे, पर असली दुनिया में वे दोनों अभी भी जिंदा थे। तभी झाओ तियान की आत्मा ने सबसे पहले उन्हीं दोनों को अपना निशाना बनाया था। मैंने आसपास देखा और पूछा, आज क्लास में लियू डोंग और वान जिन नहीं दिख रहे, क्या वे स्कूल नहीं आए? डीन ले ने कहा, हाँ वे नहीं आए, पर मुझे पता है कि उनका घर कहाँ है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, चल तू मुझे रास्ता दिखा। छुट्टी के बाद हम दोनों लियू डोंग के घर जाने वाले शॉर्टकट की गली में छुपकर बैठ गए। डिंग ली ने घबराकर पूछा, क्या वो सच में इसी रास्ते से आएगा? मैंने कहा, हाँ यह उसका रोज का रास्ता है, देख वो आ रहा है। जैसे ही लियू डोंग गली में घुसा, मैं सीधे उसके सामने आ गया। लियू डोंग चौंक गया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, लियू डोंग जरा झाओ तियान के बारे में बात करनी है। लियू डोंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, झाओ तियान? कौन झाओ तियान? मैं किसी झाओ तियान को नहीं जानता। मैंने तुरंत अपने फोन से उस रिकॉर्डिंग की आवाज बजाई जो शीशे की दुनिया में उसकी आवाज से मैच करती थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह तेरी ही आवाज है ना? क्या मैं यह ऑडियो सीधे पुलिस को थमा दूं? पुलिस का नाम सुनते ही लियू डोंग डर के मारे कांपने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रोते हुए चिल्लाया, नहीं, मुझे पुलिस के पास मत ले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। वो सब झोवे ने हमसे जबरदस्ती करवाया था। उसने कहा था कि झाओ तियान ने क्लास के पैसे चुराए हैं, जबकि कोई पैसे चोरी ही नहीं हुए थे। हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने कड़क आवाज में पूछा, तो तुम लोगों ने मिलकर उस मासूम को फंसाया था? लियू डोंग रोते हुए बोला, हमारा इरादा उसे जलाने का नहीं था। जब लैब में आग लगी तो हम डर गए और भाग निकले। मैंने उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाकर डांटते हुए कहा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक एक सच साफ साफ पता। झोवे ने पूरी साजिश कैसे रची, स्पिरिट लैंप पर शराब किसने गिराई और बाहर से दरवाजा किसने बंद
बंद किया। एक भी बात छिपाई तो अंजाम बुरा होगा। लियू डोंग डर से कांपते हुए एक एक सच उगलने लगा। तभी सिस्टम का मैसेज चमका। मुख्य गवाह का बयान दर्ज हो चुका है। मिशन की प्रगति अब 30% हो चुकी है, लेकिन सावधान रहें, वांग जिन भाग चुकी है और खबर लीक हो सकती है। लियू डोंग ने हाँफते हुए पूछा, झांग युआन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उस पर एक ठंडी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस 2-4 कड़वे सवाल पूछकर तेरे अंदर का डर बाहर निकाल रहा था। जैसे ही लियू डोंग वहां से भागा, अचानक मोड़ पर झो वेई अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा दिख गया। झो वेई ने अपने हाथ की उंगलियां चटकाते हुए कहा, झांग युआन, सोच समझकर कदम उठाना। अगर तूने वो रिकॉर्डिंग अभी डिलीट कर दी तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा, वरना मेरे इन दोस्तों का मिजाज जरा गर्म है। तभी मेरे कानों में सिस्टम की चेतावनी गूंजी, खतरा बहुत ज्यादा है, तुरंत अपनी रूल डिस्टॉर्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करें। मैंने झो वेई की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, झो वेई, तुझे क्या लगता है कि तू नियमों से ऊपर है? झो वेई जोर से हंसा, नाटक बंद कर, तुझे 3 सेकंड देता हूँ, फोन निकाल और रिकॉर्डिंग डिलीट कर। उसके इशारे पर उसके गुंडे मेरी तरफ झपटे। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और चिल्लाकर कहा, इस जगह पर किसी भी तरह की हिंसा करना सख्त मना है। नियम एक्टिव होते ही एक अदृश्य झटका लगा और झो वेई के गुंडे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। झो वेई के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, तूने यह क्या किया? मैंने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा ना, नियम सबके लिए बराबर हैं। अब अपने इन गुंडों को उठा और यहाँ से दफा हो जा। झो वेई डर के मारे अपने साथियों को लेकर भाग निकला। डिंग ली ने हाँफते हुए कहा, अरे बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी, ये अचानक गिर क्यों गए? मैंने मन ही मन सोचा, असली दुनिया में मेरी एबिलिटी का असर शीशे की दुनिया से काफी कमजोर है और आज के लिए मेरे पास नियम बदलने का सिर्फ एक ही मौका बचा है। झो वेई दोबारा हमला जरूर करेगा, सिर्फ लियू डोंग के बयान से काम नहीं चलेगा, हमें बाकी पीड़ितों को भी ढूंढना होगा। डिंग ली ने कहा, मेरे पास कुछ नाम हैं, शाओ लियू और सुन शाओ लियू, इन दोनों को भी झो वेई की गैंग ने निशाना बनाया था। अगर हम उनसे छुपकर मिले तो वे लिखित बयान देने को तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, काम बांट लेते हैं, पर बेहद सावधान रहना। उसी रात मुझे खबर मिली कि झो वेई चुपके से स्कूल के आर्काइव रूम में घुसा है। मैं छुपते छुपाते आर्काइव रूम की खिड़की के पास पहुंचा। अंदर झो वेई कंप्यूटर और फाइलों से छेड़छाड़ कर रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, डिजिटल रिकॉर्ड तो बदल दिए, अब कागजी फाइलें भी मिटा देता हूँ, देखता हूँ कौन सा सबूत लाओगे। तभी सिस्टम का रेड अलर्ट गूंजा, सावधान, झो वेई असली दुनिया में झाओ तियान के रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह सफल हुआ तो झाओ तियान का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सबूत, रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा सीधा सबूत है। पर तभी मेरी आहट से झो वेई ने मुड़कर देखा और उसकी नजरें सीधे मुझ पर पड़ गई। सिस्टम की खौफनाक चेतावनी गूंजी, खतरा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जैसे ही मैंने झो वेई का वीडियो रिकॉर्ड किया, सिस्टम का मैसेज चमका, आपने झो वेई का फाइल मिटाने की कोशिश का वीडियो सबूत रिकॉर्ड कर लिया है, पर आपके सामने आने का खतरा बढ़ गया है। असली दुनिया का यह मुकाबला अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। मैंने मन ही मन कहा, सबूत मिल गया है, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। तभी अंधेरे में खड़ा एक सहपाठी कांपते हुए मेरे पास आया। उसने अपनी जेब से एक पुराना फोन निकाला और दबी आवाज में कहा, झांग युआन, मैं अब तक यह बात छिपा रहा था, पर झाओ तियान की मौत के बाद मुझे रोज खौफनाक सपने आते हैं। उस दिन लैब में आग लगने के वक्त मैंने पीछे की खिड़की से अपने फोन में यह वीडियो बना लिया था। मैं इतना डर गया था कि वहाँ से भाग निकला। झो वेई को पता था कि मेरे पास फोन है, इसलिए उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने वो वीडियो मेरे फोन में ट्रांसफर कर दिया। उस वीडियो में लैब में आग लगने का पूरा सच साफ साफ दिख रहा था कि कैसे झो वेई ने जानबूझकर आग लगाई थी। सिस्टम का अलर्ट गूंजा, निर्णायक सबूत हासिल हुआ, इसे झुठलाया नहीं जा सका। मिशन की प्रगति अब 80% तक पहुंच चुकी है, इस सबूत को तुरंत सबमिट करें। मैंने उस वीडियो को देखकर कहा, 80% प्रगति, अब झो वेई किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। मैंने तुरंत वो सारे वीडियो और ऑडियो सबूत गुप्त रूप से अनोमली सॉल्विंग ब्यूरो के पास जमा करा दिए। अगली सुबह जब हम स्कूल पहुंचे तो पूरे कैंपस में सनसनी फैली हुई थी। सब बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे। तुझे पता चला, कल रात झो वेई को पुलिस और अनोमी ब्यूरो वाले उठा कर ले गए। दूसरा लड़का बोला, क्या सच में? किसी ने उसके खिलाफ पक्के सबूत जमा कर दिए थे, अब तो वो सीधा जेल जाएगा। डिंग ली ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और पूछा, यह तेरा ही काम है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा काम करो और खामोश रहो। तभी होमरूम टीचर झाओ वेंजिंग पोडियम पर आई। उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। उसने पूरी क्लास को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, कुछ बच्चे यह न समझें कि छोटी मोटी चालाकियां करके वे बच निकलेंगे। नियम हर जगह लागू होते हैं। अगले हफ्ते हमारी परीक्षा होगी और इसके नतीजे तय करेंगे कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा, यहाँ से चला जाएगा, यानी झाओ तियान अब पूरी क्लास का हिसाब करने पर उतर आया है। तभी ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के 2 नए खौफनाक
खतरनाक नियम उभर आए। पहला नियम, परीक्षा के दौरान हॉल में पूरी तरह सन्नाटा रहेगा, किसी भी तरह की बात करना चीटिंग माना जाएगा। दूसरा नियम, लिखते वक्त ध्यान रखें कि आपकी पेन की स्याही हमेशा काली रहे। अगर आपकी लिखावट अचानक लाल रंग में बदलने लगे तो तुरंत हाथ उठाकर एग्जाम टीचर को रिपोर्ट करें। मैंने बोर्ड पर लिखे उन लाल शब्दों को देखा और अपनी मुट्ठियां भी छी। लिखावट का लाल होना, परीक्षा के नाम पर अब मौत का नया खेल शुरू होने वाला था। टीचर आगे के नियम सुनाने लगी। तीसरा नियम, दूसरों की उत्तर पुस्तिका में झांकना मना है। अगर आपको महसूस हो कि कोई अनदेखा साया आपको लगातार घूर रहा है तो उसे नजरअंदाज करें और पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। चौथा नियम, परीक्षा खत्म होते ही लिखना बंद कर दे। समय खत्म होने के बाद लिखने पर पेपर रद्द कर दिया जाएगा। पांचवा नियम, जिस भी छात्र के किसी विषय में 60 से कम नंबर आएंगे उसे कमजोर माना जाएगा और उसे क्लास के बाद विशेष ट्यूशन के लिए रुकना होगा। विशेष ट्यूशन, यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने मन ही मन सोचा, यह विशेष ट्यूशन सुनने में बिल्कुल सही नहीं लग रहा और लिखावट का लाल होना, यह सब बहुत खौफनाक है। मैंने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम सिस्टर, सच की आंख से नियम नंबर 5 की जांच करो। अगले ही पल सिस्टम ने पुष्टि की, जांच सफल रही। 60 से कम नंबर पाने वालों को विशेष ट्यूशन में जाना ही होगा, पर सावधान रहें, इस विशेष ट्यूशन का खतरा चरम सीमा पर है। मेरे होश उड़ गए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि एक आम परीक्षा पर नियमों का खौफनाक जाल बिछाया गया था। विशेष ट्यूशन कुछ और नहीं बल्कि बच्चों को मिटाने का दूसरा नाम था। होमरूम टीचर झाओ वेनजिंग ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आप सबने नियम सुन लेना, अगले हफ्ते की परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने पोडियम की तरफ देखा और सोचा तो यह परीक्षा झाओ तियान और इस टीचर का अगला नया जाल है। तभी मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, नया मुख्य मिशन अनलॉक हुआ है, परीक्षा में बचे रहो, अपना पास होना पक्का करते हुए ज्यादा से ज्यादा सहपाठियों को विशेष ट्यूशन से बचाएं। मिशन पूरा होने पर टैलेंट और मजबूत होगा। यह मिशन आसान नहीं था। मैंने हिसाब लगाया, अगर क्लास के ज्यादातर बच्चे विशेष ट्यूशन के नाम पर मार दिए गए तो झाओ तियान का गुस्सा और ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और उसका असर असली दुनिया तक फैल जाएगा। तभी डीन ले घबराता हुआ मेरे पास आया और बोला, झान युआन, मेरी मैथ्स हमेशा से बहुत कमजोर रही है, अगर मेरे 60 से कम नंबर आए तो। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और दिलासा देते हुए कहा, डर मत डिनले, नियम में सिर्फ नंबरों की बात कही गई है, शायद हम इन नियमों के बीच कोई ऐसा चोर रास्ता ढूंढ निकालें जिससे सब बचाएं। मैंने तुरंत स्टूडेंट हैंडबुक निकाली और डिनले को दिखाते हुए कहा, यहाँ देख डिनले, स्टूडेंट हैंडबुक का नियम नंबर 27। उस नियम में साफ लिखा था, अगर कोई अवांछित घटना या अनोमली परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करती है तो छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है और परीक्षा रद्द की जा सकती है। मैंने दिमाग दौड़ाया, पेन की लिखावट लाल होना और अनदिखे साय का घूरना, क्या यह सब परीक्षा में अनहोनी नहीं है? अगर यह चीज बड़े पैमाने पर फैल जाए तो हम सवाल उठा सकते हैं कि परीक्षा निष्पक्ष नहीं थी, और अगर हम साबित कर दें कि अनोमली की वजह से परीक्षा प्रभावित हुई है तो यह पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। दिन ले की आंखों में उम्मीद जगी। हाँ, चलो जल्दी से इन्विजिलेटर और परीक्षा के बाकी नियम भी छान मारते हैं। देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ गया। एग्जाम हॉल में सब बच्चे चुपचाप बैठे थे और पेपर बांटे जा रहे थे। शुरुआत में सवाल सामान्य लग रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक लड़का घबराकर चिल्लाया, टीचर, मेरी पेन की लिखावट लाल हो गई है। इन्विजिलेटर ने ठंडे स्वर में कहा, लिखावट लाल हो गई, तुमने तुरंत रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और इन्विजिलेटर ने उस लड़के को खींचकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह देखकर मेरे पसीने छूट गए। अनोमली का असर असली दुनिया पर हावी हो रहा है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। मैंने तुरंत अपनी जेब से पेन ऑफ डिस्टॉर्शन निकाला और मन ही मन चिल्लाया, सिस्टम सिस्टर, परीक्षा के नियम नंबर 2 को बदलो। पेन की लिखावट लाल होने का असर तुरंत हॉल के 1/3 बच्चों के पेपर पर फैला दो। पेन की ताकत एक्टिव होते ही पूरे एग्जाम हॉल में तहलका मच गया। एक के बाद एक बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मेरी पेन को क्या हुआ? मेरी लिखावट भी लाल हो गई, सर मेरा पेपर भी लाल हो गया। पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। इन्विजिलेटर चिल्लाने लगा, शांत हो जाओ, सब शांत रहो और पेपर लिखो। तभी होमरूम टीचर झाओ वेनजिंग सीधे मेरी डेस्क के पास आई और मेज पर एक पर्ची पटकते हुए गुर्राई, झान युआन, परीक्षा में चीटिंग करते रंगे हाथों पकड़े गए, सबूत तुम्हारे सामने है। मैंने घबराने के बजाय मुस्कुराकर स्टूडेंट हैंडबुक मेज पर पटकी और सीधे उसकी आंखों में देखकर जोर से कहा, टीचर, स्टूडेंट हैंडबुक के नियम नंबर 27 के मुताबिक अगर परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर अनोमली की वजह से गड़बड़ी होती है और निष्पक्षता प्रभावित होती है तो यह परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। मैंने पूरी क्लास के सामने कड़क आवाज में कहा, मुझे आपत्ति दर्ज कराने का पूरा हक है। 1/3 से ज्यादा बच्चों की लिखावट एक साथ अचानक लाल हो गई, जो सीधा सीधा अनोमली का असर है। मैं आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराता हूँ और मांग करता हूँ कि इस परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। मेरे इतना कहते ही पूरे एग्जाम हॉल में डोमेन का लाल सिग्नल चमक उठा। सिस्टम की गंभीर आवाज गूंजी, परीक्षा हॉल में नियमों की गड़बड़ी पकड़ी गई है। स्टूडेंट हैंडबुक के नियम नंबर 27 की शर्तें पूरी होती हैं। कक्षा 3-2 की मिड टर्म परीक्षा तुरंत रद्द की जाती है। सभी उत्तर पुस्तिकाएं अमान्य घोषित की जाती हैं। होमरूम टीचर झाओ वेनजिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, यह नामुमकिन है, तुमने खेल का नियम ही बदल दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, नियम टीचर, आप भूल रही हैं कि
स्टूडेंट हैंडबुक के नियम आपकी बनाई इस परीक्षा के नियमों से बहुत ऊपर हैं। अगले ही पल सारे बच्चों के पेपर हवा में गायब हो गए। पूरे हॉल में बच्चों ने राहत की सांस ली। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अरे वाह, परीक्षा रद्द हो गई। कसम से पेन का लाल होना कितना खौफनाक था। अगर झान युआन समय पर न बोलता तो अगला नंबर मेरा ही होता। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने परीक्षा के खतरे से सब कुछ सफलतापूर्वक बचा लिया है। आपकी मिशन प्रगति 40% हो चुकी है। इनाम के तौर पर आपको मिला है एक खास आइटम, कलेक्टिव ग्लिमर। इससे आप आसपास के सभी साथियों की हिम्मत और हौसले को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इनाम मिलते ही मेरे चेहरे पर नया आत्मविश्वास आ गया। क्लास के कई बच्चे मेरी बेंच के पास इकट्ठा हो गए और बोले, झान युआन, आज तेरी वजह से हमारी जान बच गई। मैंने सबको देखा और गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, आज आप सबने अपनी आंखों से देखा कि ये नियम हमारी जान लेने पर तुले हैं। आज तो हम बच गए, पर अगली बार क्या होगा? इस पूरे खौफनाक खेल की असली वजह आप सब अपने दिलों में अच्छी तरह जानते हैं। वो झाओ तियान है। जब तक उसकी आत्मा का दर्द और गुस्सा खत्म नहीं होगा और हम सब सच का सामना नहीं करेंगे, तब तक यह खौफनाक सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनते ही पूरे क्लासरूम में गहरा सन्नाटा छा गया। सब बच्चों के चेहरों पर सच का एहसास तैरने लगा था। क्लास में डर का माहौल बना हुआ था। एक लड़का घबराकर बोला, लेकिन झाओ तियान अब कोई इंसान नहीं रहा, वो एक खौफनाक साया बन चुका है। हम क्या कर सकते हैं? अगर आज झान युआन न होता तो हम भी उस गायब हुए लड़के की तरह मिट चुके होते। मैंने सब बच्चों को देखा और कड़क आवाज में कहा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि चुप रहने से तुम्हारी जान बच जाएगी? झाओ तियान का निशाना हम में से कोई एक नहीं, बल्कि हम सब हैं। उसके साथ हुए जुल्म का सच बाहर लाना और उसकी नफरत को खत्म करना ही हमारी जान बचाने का इकलौता रास्ता है। एक लड़की सहमते हुए बोली, लेकिन झो वे को तो पुलिस ले गई और होम रूम टीचर भी। मैंने कहा, हमें किसी से सीधा युद्ध नहीं लड़ना है, पर कम से कम हम सब मिलकर सच बोल सकते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को कबूल कर सकते हैं। नियमों से अलग हटकर इंसान होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। मेरी बात सुनते ही एक लड़के का चेहरा शर्म से झुक गया। वो हकलाते हुए बोला, मैंने उस दिन सामान के कमरे के बाहर खड़ा था। मैंने झाओ तियान की चीखें सुनी थीं, पर डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाकर कुंडी खोल सकूं। तभी एक दूसरे लड़के ने रोते हुए कबूल किया, क्लास के पैसे झाओ तियान ने नहीं चुराए थे, वो पैसे मुझसे खो गए थे। पर झो वी ने सारा इल्जाम झाओ तियान पर डाल दिया और मैं डर के मारे चुप रहा। अगर माफी मांगने से यह खौफनाक खेल खत्म हो सकता है तो मैं झाओ तियान की कब्र पर जाकर माफी मांगने को तैयार हूँ। बाकी बच्चे भी आगे आए और रोते हुए बोले, मैं भी चलूंगा, मुझे अब और खौफनाक सपने नहीं देखने। पूरी क्लास का मन बदल रहा था और बच्चे सच स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन तभी अचानक पूरे स्कूल के लाउड स्पीकरों में घनघनाती हुई एक सरकारी घोषणा गूंजी, सभी टीचर्स और छात्र ध्यान दें, हमारे स्कूल की 60वीं सालगिरह का भव्य समारोह 3 दिन बाद मुख्य ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का लाइव प्रसारण होगा। सभी क्लासों का उपस्थित होना अनिवार्य है। कोई भी छात्र किसी भी बहाने से अनुपस्थित नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। घोषणा सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। एक लड़का कांपती आवाज में बोला, क्या स्कूल की सालगिरह? पर पिछले महीने ही तो सालगिरह का फंक्शन हुआ था और उस दिन बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। मेरे होश उड़ गए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि 3 दिन बाद क्या होने वाला था। मैंने मन ही मन सोचा, 3 दिन बाद झाओ तियान पूरे स्कूल के बच्चों और टीचर्स को एक साथ ऑडिटोरियम में इकट्ठा करके अंतिम नरसंहार की तैयारी कर रहा है। सब बच्चों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। एक लड़का घबराकर चिल्लाया, 3 दिन बाद मुख्य ऑडिटोरियम, हम वहाँ नहीं बचेंगे। नियम कहते हैं कि सबको आना ही होगा। क्या हम सीधे अपनी मौत के मुंह में जाने वाले हैं? मैंने पूरी क्लास के सामने कदम बढ़ाया और कड़क आवाज में कहा, नहीं, हम वहाँ मरने नहीं जा रहे। हम इस पूरे खौफनाक खेल को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। क्लास के बच्चे हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें समझाया, सालगिरह के फंक्शन में पूरे स्कूल के छात्र और सारे टीचर्स मौजूद होंगे। यह हमारे पास इकलौता ऐसा मौका है जब हम पूरे स्कूल के सामने झाओ तियान की मौत का पूरा सच और झो वी का जुल्म बेनकाब कर सकते हैं। 3 दिन का समय बहुत होता है। हम सारे सबूत जुटाएंगे और हर एक छात्र को एकजुट करेंगे। उस दिन हम कटने वाली भेड़ बकरियां बनकर नहीं जाएंगे, हम जज बनकर फैसला सुनाने जाएंगे। मेरी बात सुनते ही बच्चों की आंखों में खौफ की जगह नया हौसला जगने लगा। तभी मेरे कानों में झाओ तियान की ठंडी फुसफुसाती आवाज गूंजी, सालगिरह का दिन बहुत शुभ दिन है, झान युआन उस दिन अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देना। मैंने अपने दांत भींचे। तभी सिस्टम का रेड अलर्ट चमका। समारोह के नियम एक्टिव हो चुके हैं। नियम नंबर 3 में भयंकर गड़बड़ी है। यह एक जानलेवा जाल है। चाहे इसका पालन करो या न करो, खतरा निश्चित है। बच्चों में फिर से घबराहट फैलने लगी।
थी, पर मैंने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, नियम जितने ज्यादा पेचीदा होते हैं उनके अंदर उतने ही ज्यादा चोर रास्ते छिपे होते हैं। मैंने तुरंत सबको काम बांट दिया। सुनो, हमारे पास 3 दिन हैं। डिंगली तो फंक्शन के सारे शेड्यूल और नियमों की बारीकी से जांच करेगा। शाओलिन और वान जिन, तुम दोनों ऑडिटोरियम के सारे इमरजेंसी एग्जिट और भागने के रास्तों का नक्शा तैयार करोगे। डिंगली और बाकी बच्चों ने सिर हिलाया। ठीक है झान युआन, जैसा तुम कहो, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा। 3 दिन बाद ऑडिटोरियम में इस पूरे डोमेन का फैसला होकर रहेगा। 3 दिन तक हमने जी तोड़ तैयारी की। मैंने डिंगली और बाकी साथियों को काम समझाया। हमें साउंड रूम के बैकअप माइक और स्पीकर पर कब्जा करना होगा ताकि जब सही मौका आए हम पूरे स्कूल के सामने सबूत चला सकें। डिंगली ने बैकअप माइक सेट किया और मुस्कुराकर कहा, काम पक्का हो गया है झान युआन, जैसे ही तू इशारा करेगा पूरा सच बड़ी स्क्रीन और लाउड स्पीकरों पर गूंज उठेगा। और आखिरकार सालगिरह के समारोह का वो खौफनाक दिन आ ही गया। पूरे स्कूल के छात्र और टीचर्स मुख्य ऑडिटोरियम में जमा थे। स्टेज पर खड़ी होमरूम टीचर झाओ वेंजिन के सिर पर जुनून सवार था। वो मन ही मन बड़बड़ाई, समय आ गया है मेरे बच्चे, आज तेरी माँ इन सब की बलि तुझे चढ़ाएगी। उसने माइक हाथ में लिया और कांपती डरावनी आवाज में चिल्लाई, सभी छात्र और टीचर्स खड़े हो जाएं, अपना दाहिना हाथ छाती पर रखें, अपनी दिल की धड़कन महसूस करें और उसे मेरे बेटे को समर्पित कर दें। कोई भी इंसान एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तभी सिस्टम का रेड अलर्ट चमका, सावधान। होमरूम टीचर ने पूरे ऑडिटोरियम को एक बड़े बलि का मैदान बना दिया है। सन्नाटा तोड़ने या हुक्म न मानने पर सीधे दिल फट जाएगा। पूरे हॉल में खौफ छा गया। सब बच्चे डर के मारे अपना हाथ छाती पर रखने लगे। मैंने तुरंत अपना एस रैंक हथियार इको ऑफ ट्रुथ निकाला। यह वो खास ताकत थी जो किसी भी नियम को बदलकर 1 घंटे के लिए सब पर लागू कर सकती थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं इस नियम को बदलता हूँ। पूरी तरह सन्नाटा रखने के नियम को बदलकर हमेशा के लिए जोर जोर से ताली बजाना अनिवार्य है कर दिया जाए। इको ऑफ ट्रुथ की ताकत पूरे ऑडिटोरियम में फैल गई। अगले ही पल नियम के दबाव में पूरे हॉल के छात्र और टीचर्स अचानक पागलों की तरह जोर जोर से तालियां बजाने और हूटिंग करने लगे। स्टेज पर खड़ी झाओ वेंजिंग का चेहरा उड़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? रुक जाओ, तालियां क्यों बजा रहे हो? मैंने बीच में खड़े होकर जोर से कहा, दोस्तों तालियां बजाते रहो, अपने स्कूल का हौसला बढ़ाओ जब तक यह खौफनाक बलि का नाटक खत्म न हो जाए। नियमों के आपस में टकराने से बलि की पूजा बीच में ही टूट गई। अनुमनी की ताकत उल्टी पड़ गई और झाओ वेंजिंग को जोरदार झटका लगा। तभी बैकअप साउंड रूम से डिन लेई ने बड़ी स्क्रीन का स्विच ऑन कर दिया। ऑडिटोरियम की विशाल स्क्रीन पर झो वेई और ल्यूडोंग का कबूलनामा और लैब में लगी आग का असली वीडियो चलने लगा। पूरे हॉल में रिकॉर्डिंग की आवाज गूंज उठी। झो वेई ने जानबूझकर आग लगाई थी। झाओ तियान ने कोई पैसे नहीं चुराए थे। हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। झाओ तियान की मौत का सच अब हर एक इंसान के सामने बेनकाब हो चुका था। बड़ी स्क्रीन पर आगजनी का सच देखते ही पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। कई बच्चे रोने लगे और अफसोस जताते हुए बोले, क्या उस दिन हम सबने भी बहुत बड़ी गलती की थी। स्टेज पर खड़ी होमरूम टीचर बदहवास होकर चिल्लाने लगी, बंद करो इसे, स्क्रीन बंद करो, कंट्रोल रूम वाले क्या कर रहे हैं, तुरंत वीडियो बंद करो। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी। मुख्य सबूत बड़े पैमाने पर सबके सामने आ चुके हैं। झाओ तियान की नफरत की नींव हिल चुकी है। दुनिया का संतुलन तेजी से बदल रहा है। मैंने स्टेज की तरफ देखकर जोर से कहा, झाओ तियान सुन रहा है तो यही वो कड़वा सच है जिसे सालों तक दबाकर रखा गया था। तभी पूरे हॉल में झाओ तियान की खौफनाक गरजती आवाज गूंजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सच जानने से क्या होगा? जब मैं जल रहा था तब सब चुपचाप देख रहे थे। अब माफी मांगने का क्या फायदा? आज कोई नहीं बचेगा, सब मेरे साथ मरेंगे। पूरे ऑडिटोरियम में आग की लपटें और काला धुआं फैलने लगा। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ, किसी चीज ने मेरे पैर जकड़ लिए हैं। होमरूम टीचर पागलों की तरह हंसी, हाँ मेरे बच्चे, इन सबको अपने साथ ले जा। मामला बिगड़ते देख मैंने चिल्लाकर कहा, सब लोग शांत रहो, ऑडिटोरियम के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागो। झाओ तियान की आत्मा चीखी, तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम सब मरोगे। मैंने अपनी जेब से झाओ तियान का स्कूल बैज निकाला, उसे हवा में लहराया और झाओ वेंजिंग की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, झाओ तियान अपनी आंखें खोल और देख, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या तू उस माँ को भी अपने साथ तबाह कर देगा? झाओ तियान की लाल आंखें स्टेज पर घुटनों के बल बैठकर रोती हुई अपनी माँ पर पड़ी। माँ बेटे का वो बिछड़ता दर्द टकराया और झाओ तियान की आंखों से आंसू बह निकले। बैज से एक बेहद पवित्र चमकदार रोशनी निकली जिसने पूरे ऑडिटोरियम की आग और काले धुएं को निकल लिया। झाओ तियान की नफरत और दर्द हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, बधाई हो, मुख्य मिशन नानोमी का अंत पूरा हुआ। दुनिया का संतुलन 50% तक ठीक हो चुका है। अगले ही पल शीशे की डरावनी दुनिया हवा में कांच की तरह चकनाचूर हो गई। ऑडिटोरियम में तेज धूप खिल उठी। बच्चे हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे, क्या क्या सब खत्म हो गया? हम बच गए,
तभी ऑडिटोरियम का मुख्य दरवाजा खुला और अनोमली सॉल्विंग ब्यूरो के ढेर सारे ऑफिसर अंदर घुसे। ऑफिसर ने आगे बढ़कर होमरूम टीचर झाओ वेंजिंग के हाथों में हथकड़ी पहनाई और कहा, श्रीमती झाओ वेंजिंग, आप पर अनोमली की गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की जान खतरे में डालने का इल्जाम है। मैंने डिनले का कंधा थपथपाया और एक लंबी राहत भरी सांस ली। आफत का यह खौफनाक तूफान आखिरकार थम चुका था। ऑफिसरों ने झाओ वेंजिंग को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के एक बड़े अफसर ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश युवा, तूने बहुत शानदार काम किया। अब आराम कर और ब्यूरो ऑफिस आकर अपना इनाम ले लेना। तभी मेरे कानों में सिस्टम की खुशमिजाज आवाज गूंजी, दुनिया का संतुलन 85% तक ठीक हो चुका है। मैंने ठंडी हवा में लंबी सांस ली और मुस्कुराकर सोचा, अरे वाह, हवा कितनी साफ लग रही है। झाओ तियान का खौफ खत्म हो चुका है। होमरूम टीचर जिल जा चुकी है और सारे बच्चे अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। यह मामला आखिरकार पूरी तरह सुलझ गया। तभी डिनले और क्लास के सारे बच्चे मेरी बेंच के पास आ गए। डिनले ने मुस्कुराते हुए कहा, झांग युआन, हम सब ने आपस में बात की है। हम चाहते हैं कि तू हमारी क्लास का नया मॉनिटर बने। मैं चौंक गया। क्या? अरे, अपना पुराना मॉनिटर तो सही काम कर रहा था। अचानक मॉनिटर बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? पुराना मॉनिटर झिंगहांग शर्मिंदा होकर आगे आया और बोला, झांग युआन, मैं नियमों के असर में बहुत भड़क गया था और मैंने कई गलतियां की, यहाँ तक कि मैंने तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मैं अब इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। बाकी बच्चे चिल्लाने लगे, हाँ भाई, युआन भैया ने हम सबकी जान बचाई है। मॉनिटर तो सिर्फ वही बनेंगे। अगर युआन भैया मॉनिटर नहीं बने तो हम किसी और को नहीं मानेंगे। मैं अपना सिर सहलाने लगा। अरे यार, यह तो बहुत अचानक हो गया। मैंने कभी मॉनिटर बनने का सोचा भी नहीं था। तभी किसी ने आवाज लगाई, सब चुप हो जाओ, नई टीचर आ रही हैं। सब बच्चे तुरंत अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। एक नई महिला टीचर हाथ में रजिस्टर लिए मुस्कुराती हुई क्लासरूम में दाखिल हुई। हेलो बच्चों, मैं आपकी नई होमरूम टीचर हूँ। मेरा नाम ली है। अब से मैं आपके साथ रहूंगी। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबने कहा, नमस्ते टीचर। टीचर ली ने रजिस्टर खोला और बोली, चलिए पहले हाजिरी ले लेते हैं। जिसका नाम पुकारूं वो हाथ उठाना। टीचर हाजिरी लेने लगी। वांग मिंग उपस्थित, चेन शिया युआन उपस्थित, ढान युआन उपस्थित। हाजिरी पूरी करने के बाद टीचर ली ने मन ही मन बच्चों की गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 28, 29, 30। अचानक टीचर ली के हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो हुकलाते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है? 31 बच्चे। हाजिरी में 31 नंबर सुनते ही मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मेरे होश उड़ गए। क्या 31 बच्चे? झाओ तियान की आत्मा तो आजाद हो चुकी थी, फिर यह 31वां बच्चा कहां से आ गया? तभी कानों में सिस्टम का खौफनाक रेड अलर्ट चमका। सावधान, 2 नए अनोमली छात्र एक्टिव हो चुके हैं। क्लासरूम के नियम अपडेट हो चुके हैं। इन नियमों में सिर्फ एक नियम ही पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे भयानक एहसास हुआ, अरे यार, मैं तो कभी इस स्कूल के अनोमली जाल से बाहर निकला ही नहीं था। सामने खड़ी नई टीचर ली ने एक अजीब घिनौनी मुस्कान के साथ क्लास की तरफ देखा और कहा, बहुत बढ़िया, क्लास के सभी 30 बच्चे मौजूद हैं। नए स्कूल जीवन की शुरुआत होने वाली है। चलिए मिलकर मजे करते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे नए नियमों को देखा और अपनी मुट्ठियां भींचकर मन ही मन को सा, धत तेरे की, यह खौफनाक सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा क्या?